हेलो स्टूडेंट्स। यूपीएससी की प्रीलिम्स में अराउंड मोर देन 10 लाख लोग स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उसमें सिर्फ अराउंड 10 टू 12,000 पीपल्स गिव्स मेंस एवरी ईयर। ओके, तो जो प्रीलिम्स का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। ओके, और उसमें हम देखेंगे ब्रॉड तरीके से तो दो पहलू है उसका। एक है जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बेस। ओके, और सेकंड है जो एमसीक्यू एप्टीट्यूड होता है कि जो हमें, अगर हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं भी पता, अगर थोड़े भी 50% भी पता है तो भी हम उसे कैसे सॉल्व करें। ओके, तो ये दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट तो नॉलेज तो आपको चाहिए ही, अपने सब बेसिक सब्जेक्ट्स का एक थोरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए और उसमें कुछ करंट अफेयर्स का जो लिंकेज है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका तो इसको तो कोई स्किप नहीं कर सकता। ओके, लेकिन सिर्फ इसके जोर पे आप प्रीलिम्स क्रैक करोगे इसका जो चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज यूपीएससी के जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली बुक से ऐसे डायरेक्टली आते नहीं। उसका जो आंसर है ना हमें डिराइव करना पड़ता है। तो डेरिवेशन का जो प्रोसेस है ना वो हम कहाँ से सीखेंगे, तो हम सीखेंगे यूपीएससी पीवाईक्यूज को एनालाइज करके। जो यूपीएससी का जो पीवाईक्यूज का एक जो पैटर्न होता है और जो यूपीएससी हर साल जिसको रिपीट करता है, और ओवरऑल इंटेलिजेंट गेसेस होते हैं। ओके, तो इंटेलिजेंस गेसेस जो होते हैं ना उसका जो योगदान है यूपीएससी प्रीलिम्स को पास करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम इस सेशन से यही सीखने का प्रयास करेंगे कि एक यूपीएससी को ब्रॉड तरीके से उसके एमसीक्यू को सीखेंगे और उसके आने वाले अटेम्प्ट में यानी 2026 प्रीलिम्स को आप सबको यूज़ करना है। तो मेरा इतना ही आप सबको निवेदन है कि अगर आप किसी किसी नई चीज़ को सीख रहे हैं इस वीडियो से तो आप एक अपने रनिंग नोट्स में लिख लीजिए और उसको अपने आगे जाके टेस्ट सीरीज में और अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में यूज़ कीजिए। आपको मैं इतना एश्योर करता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बेझिझक के इसको ट्राई कीजिए और मैंने आज तक 5 अटेम्प्ट्स में 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है विद टीसेज मार्जिन। ओके, तो ये जो लॉजिक्स है और जो इंटेलिजेंट गेसेस है मैंने खुद से इवॉल्व किए हुए हैं। मैंने बाकी के कुछ लोगों से सीखे भी हैं और खुद से मैंने ट्रायल एंड एरर करके बेस से मैंने अपने एग्ज़ाम में यूज़ भी किए हैं। ओके, तो आप, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी आदमी हूँ और बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मुझे एक्सपीरियंस थे इस प्रीलिम्स का और मैं आपको बताऊँगा कि जो इक्विलिब्रियम लाइन है, जो कट ऑफ की लाइन है, ओके, अराउंड 85 टू 95 का जो कट ऑफ है, तो ये लाइन के पहले मतलब अराउंड 70 टू 80 तक इस लाइन में बहुत सारे बच्चे इस ज़ोन में स्टक हो जाते हैं। अगर आपको इस ज़ोन में पूछना है, मतलब अगर इक्विलिब्रियम प्रीलिम्स का कट ऑफ लाइन पास करना है, तो आपको इस इंटेलिजेंट गेसेस के और इस पीवाईक्यू एनालिसिस का बहुत हेल्प होगा और आप इसको अच्छे से अच्छे यूज़ कीजिए और अपने सारे यूपीएससी पीवाईक्यूज़ हम ले ले रहे हैं टू 2016 से 2025 तक। इस सीरीज़ में आप अपना प्रेज़ेंसी मेंटेन रखिए और आप इसका लाभ लीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, तो अगर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन तो ये पॉलिटी से है। पॉलिटी का अगर देखेंगे क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। ओके, अब अगर ये स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार प्रोरोगेशन मतलब, अगर जिन्होंने इस स्टेटमेंट को पढ़ा है वो तो तुरंत समझ जाएगा कि नहीं नहीं यार, प्रोरोगेशन पे तो सिर्फ नोटिस लैप्सेस होती है लेकिन डिसोल्यूशन पे बिल लैप्स होता है। ओके, बट एग्जाम के कम टाइम में और उसके प्रेशर में हम क्या करते हैं, हम इसको भी करेक्ट मार्क कर देते हैं क्योंकि हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में पढ़ा हुआ रहता है और यही भी तो ट्रैप है। तो अगर ऐसा सिनोनी, अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आए ना, एग्जाम्पल प्रोरोगेशन, तो उसको उसके उसके ऊपर पॉज़ लीजिए और उसको थिंक कीजिए कि यार प्रोरोगेशन का एक सिनोनिमस कॉन्सेप्ट कौन-सा है? वो है डिसोल्यूशन। तो यूपीएससी अगर पेपर सेटर है ना, वो क्या करता है कि यार ये प्रोरोगेशन की जगह डिसोल्यूशन डाल देगा, डिसोल्यूशन की जगह प्रोरोगेशन डाल देगा। तो ये स्टेटमेंट एग्जांपल है कि अल्टर चेंज्ड कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो अल्टर चेंज कॉन्सेप्ट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन आएँगे तब आपको ध्यान रखना है कि यार इस यहाँ पे डिसोल्यूशन है, प्रोरोगेशन है और सिनोनिमस कौन-सा कॉन्सेप्ट है क्या इसके रिलेटेड में। ओके, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे डिसोल्यूशन होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखेंगे, A bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha, okay, shall not lapse. लोकसभा ये तो डिसॉल्व होता है, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है। ओके, और अगर लोकसभा के पास बिल जा ही नहीं रहा, तो राज्यसभा में ही पेंडिंग है। ओके, तो लैप्सेस होने का कोई चांसेस नहीं ना। तो अगर ऐसे भी देखिए और अपना जो पढ़ाई है ना इसे लॉजिकल वे से रखिए। अगर लोकसभा में बिल जा रहा है और वो डिसॉल्व हो रहा है तब बिल लैप्स होगा। लेकिन राज्यसभा में ही बिल पेंडिंग है, लोकसभा में तक को तो गया भी नहीं, पास भी नहीं हुआ लोकसभा में, तो फिर लैप्स होने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो हम राइट आंसर तक पहुँच गए। सेकंड स्टेटमेंट है इफ्री का, उसके इंडिकेटर पूछ रहा है अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर हमें डायरेक्टली इंडिकेटर पता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता और हमारा काफ़ी डिसेंटली 90 प्लस माइनस 2 अटेम्प्ट हो गया है, मतलब अराउंड 88 टू 94, ये अराउंड अटेम्प्ट का लिमिट होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इतना अटेम्प्ट करते हैं। ओके, और अगर हमें 80 टू 82 ही अटेम्प्ट कर पाए और हमें रिस्क लेना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम रिस्क ले सकते हैं और मेरा इरादा भी यही है आपको बताने का कि कौन से क्वेश्चन में कैसे टाइप का रिस्क लेना चाहिए। ओके, तो अगर अपना डिसेंट अटेम्प्ट हो गया है तो ऐसे क्वेश्चन और इसका कुछ पता ही नहीं हमें, तो आप नहीं ले सकते रिस्क, मतलब न न नहीं लेना चाहिए। बट अगर आपका अटेम्प्ट यहीं पे स्टक हो जाएगा, हुआ है 80 टू 82 तक और आपको 90 तक
92 तक बढ़ाना है आइटम, तो यार आपको ऑब्वियसली इसी क्वेश्चन में रिस्क लेना चाहिए। इसी से ही आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा। ओके, तो ये बोल रहा है इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, उसका मेन कोर एलिमेंट तो ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसका जो हंगरनेस का जो क्राइटेरिया है और जो उसका जो हम बोल सकते हैं उसका जो इंडिकेटर्स है, तो ये तीनों इंडिकेटर अगर देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हंगर से रिलेटेड है। ओके, और अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हंगर से रिलेटेड है तो हम इसको इंडिकेटर ले ही सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसको तीनों को सही मार्क करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट अगर कुछ अलग ही बता देते, एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग और अलग इसका कोई हंगर से कुछ डायरेक्टली मतलब रिलेशन ही नहीं है, तब उसको हम कट कर देते हैं। लेकिन ये तीनों अगर चीजें देखेंगे तो हंगर से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हम सी पे जा सकते हैं और ये अपना आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ए बोल रहा है कि बजट डेफिसिट ईयर बाय ईयर हो रहा है। ओके, परसिस्टेंट बजट डेफिसिट, तो गवर्नमेंट को कौन से एक्शन लेना चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसको अपने को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगता है। तो हम इसका आंसर कैसे डिराइव करेंगे कि यार रिड्यूसिंग, पहला बोल रहा है कि रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बजट डेफिसिट है तो क्या है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। ओके, मतलब बजट डेफिसिट माइनस में है, मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब माइनस में, नेगेटिव में है। अगर उसका जो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, ओके, मतलब अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो रिसिप्ट ज़्यादा होंगे। ओके, अगर रिसीट्स ज़्यादा होंगे तो यार बजट डेफिसिट तो ऑब्वियसली कम होगा, तो ये तो सही हो गया। सेकंड बोल रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम। यार अगर बोलिए कि अगर रिसिप्ट्स कम है और न्यू वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करने से अपना क्या होगा, एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो 2 क्या करना है हमें, तुरंत ही एलिमिनेट कर देना है इस स्टेटमेंट्स में से। ये तो निकल गया, अब हुआ 1 और सी। अभी तीसरा स्टेटमेंट देखना है हमें। ये बोल रहा है कि रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़ का मतलब होता है कि जो अच्छी स्कीम्स है, जिसका आउटकम पॉजिटिव में है, उसको रखना चाहिए। और जो स्कीम से उसका उसका कुछ आउटकम ही नहीं है, ओके? मतलब उसका कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव आउटकम आ नहीं रहा है, तो उसका क्या करेंगे, अगर उसका फंड कम कर देंगे और उसी को बंद कर देंगे। इसी को बोलते हैं रैशनलाइज़ेशन ऑफ सब्सिडीज़ यार। ऑब्वियसली यस, अगर अच्छी चीज़ों को आप रखेंगे और बुरी चीज़ों को बंद कर देंगे, मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है स्कीम्स के ऊपर, वो तो कम हो जाएगा। तो फिर रेवेन्यू, रिसिप्ट्स उतना उतना ही रहेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर हमें कम हो जाएगा, तो बजट डेफिसिट भी कम होगा, तो तीसरा भी तो सही है। ओके, अगर इस स्टेटमेंट को फॉर्मेशन का देखेंगे, तो डी में ही 4 है। और डी तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया सेकंड की वजह से, यानी कि हमें डी को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम पे टाइम के जो अपने को टाइम लिमिट रहता है ना 2 आवर्स, उस वक़्त में इतना पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत पैनिक और मैं बोल रहा हूँ बहुत हार्ड हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या करने का कि यार ज़्यादा अगर स्टेटमेंट में अगर ऑप्शन में वैसा मेंशन ही नहीं, अगर अगर यहाँ पे भी 4 होता और यहाँ पे नहीं होता तो हम देखेंगे। अगर यहाँ पे ही नहीं है और ये पहले जिसमें 4 है हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, तो इसका कोई देखने का मतलब ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो गया 1 और 3। सेकंड बोल रहा है नेक्स्ट अबाउट पेमेंट बैंक्स। ये क्या करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है। पहले ही बोल दे रहा है फाइनेंशियल क्वेश्चन में ही बोल दे रहा है कि पेमेंट बैंक प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला बोल रहा है कि मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स, अभी ये दोनों देखेंगे, दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स आर एलिजिबल। बोल रहा है कितना सॉफ्ट बोल रहा है, दे आर जस्ट एलिजिबल। कितना जेनेरिक वर्ड है, बहुत जेनेरिक वर्ड है। टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक। अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है मतलब फाइनेंशियल फैसिलिटीज अपने को हर घर में पहुंचनी चाहिए, मोस्टली विलेज और रूरल एरिया में। ओके, और अगर अर्बन एरिया में देखेंगे तो स्लम्स एंड ऑल में, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है अपना सुपरमार्केट चेन्स और मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, ये तो सभी घर घर में जा चुकी है। और ये तो यार अगर इसको एलिजिबल कर देंगे, प्रमोटर्स कर देंगे, तो यार फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना, ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, वो ये अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करता है। ओके, इसलिए अगर डिटेल में एग्ज़ैक्टली हमें पता भी नहीं होता, तभी भी हम इसको करेक्ट कर देंगे। बिकॉज़ क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को पेमेंट बैंक बढ़ा रहा है। अगर इस स्टेटमेंट से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है, तो ये सही हो गया। एग्ज़ैक्टली। अगर अगर हम नेक्स्ट ऑप्शंस देखेंगे तो बोल रहा है कि पेमेंट बैंक्स कैन इश्यू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड, इसको हम होल्ड पे रखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़। अगर क्रेडिट कार्ड देखोगे तो वो क्या करता है, वो लेंडिंग की विंडो है ना, क्रेडिट कार्ड मतलब हम क्रेडिट लेते हैं तो एक लेंडिंग ही हुआ। ओके, मतलब अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा। गॉट इट? तो और आपको इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ही, तो आपको तो पता है कि यार पेमेंट बैंक तो क्रेडिट कार्ड इश्यू करते नहीं है। ओके, और पहला तो सही है। ओके, और अगर दूसरा आएगा तो तीसरा नहीं आएगा। ओके, दोनों तो साथ में नहीं आएँगे, तो ये तो पहले ही कट हो गया। ओके, और बचे ऑप्शन 2, 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3। ओके, तो अगर देखेंगे तो मतलब हम 25% से हम 50-50 तक आ गए। सिर्फ़ एक स्टेटमेंट नोइंग, हमें सिर्फ़ एक स्टेटमेंट पता था और ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, इतना पता था। और एक श्योरली पता है तो 2 भी तो नहीं आएगा।
ओके, गॉट इट? तो दोनों ही हो गए ऑप्शन। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा इकोनॉमिक्स का नॉलेज लगाएँगे यार, कि यार लेंडिंग एक्टिविटीज़ तो जेन्युइनली पेमेंट बैंक करता नहीं है, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करेगा, तो सेकंड रॉन्ग हो गया, हम आंसर तक पहुँच गए, बी। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट साइंस एंड टेक क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चंस ना बहुत, उसका सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग होता है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है पहले स्टेटमेंट में, लाइ-फाई जो है ना एक मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी, और कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी अपने पुराने टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ तरीके से अच्छा ही रहेगा, तभी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, सिंपल एज़ दैट। तो अगर ये पे बोल रहे हैं इट यूजेस लाइट एज़ अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। ओके, अब अगर ये वाई-फाई में यहाँ पे वायरलेस होगा, तो लाइ-फाई में इसको जब अगर हम अनफोल्ड करने का, और लाइ-फाई में ये लाइट हो सकता है ना, तो ये लाइट मतलब ये लाइट का मतलब ये लाइट है। ओके, तो हम इसी क्वेश्चन को अनफोल्ड भी कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छे से पता चलेगा कि यार सच में लाइट हो सकता है मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। और जेनेरिक स्टेटमेंट भी है, ये जस्ट बोल रहा है कि लाइट एज़ अ मीडियम है। ओके, ऐसा थोड़ी बोल रहा है ओनली लाइट एज़ अ मीडियम। अगर ये बोलते तो हम वहाँ पे थोड़ा पॉज़ लेते फिर सोचते। ये पहले से बोल रहा है लाइट एज़ अ जस्ट मीडियम फॉर स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, सही हो सकता है यार। ये बोल रहा है कि इट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ सेवरल टाइम फास्टर। ओके, अगर वाई-फाई का ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, और वाई-फाई से अगर केबी पर सेकंड में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे एमबी पर सेकंड में ही होगा ना, उसका एडवांस लेवल। तो ऑब्वियसली यस दोनों, तो आंसर तो पूछ गए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे तो ये बोल रहा है कि आईएनडीसी पूछ रहा है। अब ये 2016 का बेस क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो यहाँ से इसका क्वेश्चन उठाया है। तो ये क्या है? प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये नहीं है। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट उदय। ये भी करंट अफेयर्स का स्कीम का क्वेश्चन है, उस टाइम पे न्यूज़ में रहा होगा। तो ये क्या करता है? रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करता है, उसको रिफाइनेंस करता है। यू नो ऑल डिस्कॉम्स, मिनी डिस्कॉम्स व्हिच रन बाय गवर्नमेंट आर इन डेब्ट बिकॉज़ ऑफ फार्म लोन वेवर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडीज़ है वो गवर्नमेंट टाइम से भरता नहीं, इसलिए डिस्कॉम सारी डेट में है। तो उदय स्कीम उसको रिफाइनेंस करके डिस्कॉम की फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़ाने के लिए था। ओके, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आईएफसी मसाला बॉन्ड्स। ओके, उसका बोल रहा है कि समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। फर्स्ट बोल रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन व्हिच ऑफर्स दिस बॉन्ड्स इज़ आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, अब अगर बॉन्ड का रिलेशन है भाई, बॉन्ड जो इकोनॉमिक बॉन्ड मतलब इकोनॉमिक एक क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक एक पेपर है जहाँ से हम मनी बोरो कर सकते हैं। ओके, अगर मनी बोरो करेंगे और वर्ल्ड, ये भी तो बैंक ही है ना यार, उसका डायरेक्टली रिलेशन है। ये भी फाइनेंस का ही बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक का भी फाइनेंस का ही रिलेशन है। तो उस एंगल से अगर देखेंगे तो ये सही हो सकता है। मतलब 70% सही हो सकता है, 30% रॉन्ग हो सकता है। ओके, इसको भी हम होल्ड पे रखेंगे। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो दे आर रूपी डोमिनेट डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी इस बॉन्ड का नाम क्या है? मसाला बॉन्ड। अभी मसाला को इंडिया में स्पाइसेस को ही मसाला बोलते हैं ना इंडिया में। तो मसाला बॉन्ड बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया को कुछ तो भी फ़ायदा हो रहा है इससे, और इंडिया के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से इसको इश्यू किया गया है। सिंपल एज़ दैट। ओके, तो इसका नाम की वजह से अगर देखेंगे तो मसाला बॉन्ड है, तो भी यार उसमें कुछ इंडिया का कुछ तो भी रिलेशन है। ओके, दैट्स व्हाई ये जो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है ना, रूपी इज़ करेंसी ऑफ इंडिया। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मसाला इसलिए तो नाम दिया होगा ना, ऐसा हम थिंक कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और अगर देखेंगे 70% इसको हम सही नहीं माना था, तो इसको भी सही कर देंगे। तो अपना आंसर आया सी। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट हिस्ट्री, कृष्णदेवराय का पूछ रहे हैं। अगर विजयनगर एम्पायर देखें हम, तो ये हरियाणा और बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था, उसके कुछ डायनेस्टीज़ है, संगमा, सुलवा, तुलावा, अरविडू, ये 4 डायनेस्टीज़ है। तो कृष्णदेवराय, संगमा, सुलवा, तुलवा डायनेस्टी से कहीं से तो आते होंगे, ओके, बट इतना हमें पता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना हमें बेसिक नॉलेज चाहिए कि यार कृष्णदेवराय एक एडवांस और एक अच्छा मतलब मॉडर्न टाइप ऑफ नेता था, राजा था। जो राजा कि अपनी सोसाइटी उस टाइम अच्छी रखना चाहता हो, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बहुत अच्छे थे। उसका उसके राज्य में पीस, ऑर्डर प्रिवेल था, स्लेव ट्रेड थोड़ा कम था, ओके? मतलब और बाकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी, उसके एम्पायर में तो वो बहुत अच्छी थी। तो क्यों थी? बिकॉज़ कृष्णदेवराय की पॉलिसीज़ अच्छी थी, ओके? तो उससे हम ये स्टेटमेंट्स को उस एंगल से देखेंगे। गॉट इट? तो पहला बोल रहे थे टैक्स रेट ऑन लैंड वाज़ फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। अब बोल रहा है कि टैक्स जो है ना, तो क्वालिटी के हिसाब से डिसाइड होगा। एक बैरन लैंड होता है, एक फर्टाइल लैंड होता है। बैरन लैंड में जो इनकम है बहुत कम हो जाता है फार्मर को, और फर्टाइल लैंड को इनकम अच्छा मिलता है। तो यार अच्छी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर की यही तो पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसको आउटपुट अच्छा मिल रहा है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स टैक्स हो, और जिसको बैरन में जिसका आउटपुट ही कम है उसको तो कम टैक्स होना चाहिए ना। अब अभी भी हम इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करके जो एक कांसेप्ट है, उसका भी मतलब यही है। मतलब देखो कृष्णदेव राय उस टाइम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर रहे थे। या तो अच्छा राजा है तो इसको हम मार्क अच्छा ही करेंगे, मतलब उसको सही करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट।
सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स। यार अगर फार्मर्स टैक्स भर रहे हैं पहले स्टेटमेंट में देखा, तो यार इंडस्ट्रीज के जो वर्कशॉप्स है वो भी तो कुछ कमाती होंगे ना, उसको ऐसा कैसा कर सकते हैं कि यार जस्ट फार्मर्स को ही टैक्स भरना पड़ेगा, बाकी को कुछ नहीं। ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए हम इसको भी सही मार्क करेंगे। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि कितना टैक्स भरते हैं, ये जस्ट बोल रहा है कि प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्रियल टैक्स। इतना सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है, कुछ इफ्स एंड बट्स भी नहीं है स्टेटमेंट में, इसलिए हम दोनों को सही रॉन्ग करेंगे, सही मार्क करेंगे। गॉट इट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर की का जो सन है उसके लव स्टोरी पे कौन सा बुक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसको हम एलिमिनेशन अप्रोच से जाएंगे इस क्वेश्चन को। ये रत्नावली जो है ना, सबने जो अगर बेसिक इससे भी पढ़ा होगा तो वो बोल देगा कि यार हर्षवर्धन ने लिखा था। मेघदूता का जो अगर जाएंगे तो कालिदास ने लिखा था। ये स्वप्न विसावदत्ता, ये भाषा समथिंग कुछ तो भी राइटर था, उसने लिखा था। ओके, अगर गाइज ये स्टेटमेंट लिखोगे ना मालविका अग्निमित्र, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, मतलब यही बचता है, तो हम इससे जा सकते हैं इस ऑप्शन पे मालविका अग्नि पर। लेकिन उसका एक अलग लॉजिक भी है क्वेश्चन सॉल्व करने का, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर सुंदर डायनेस्टी का फाउंडर आपको पता होगा पुष्यमित्र शंगा, उसके बच्चे का उसके सन का नाम था अग्निमित्रा। ओके, अगर इस क्वेश्चन को अगर अनफोल्ड करेंगे इस ऑप्शन को मालविका अग्निमित्र को, तो यहाँ पे वो एक बोल रहा है कि मालविका प्लस अग्निमित्र, यहाँ पे इनडायरेक्टली अग्निमित्र का नाम आ रहा है इस बुक में, इस बुक से। तो यार ये सभी हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया 10 का बी। नेक्स्ट बोल रहा है कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स कौन से न्यूज़ में थे, तो कौन से इसमें से उसके रिलेटेड में है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ऐसा होता है ना, जो लार्जेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जो लार्जेस्ट और जो ऑल वर्ल्ड उसका प्रेजेंस है, उस टाइम पे हम वहाँ से वहाँ उसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाएँगे। क्योंकि सार कितना स्पेसिफिक है, यूएनएफसीसीसी भी बड़ा बड़ा अपना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तो रिलेटेड है डब्ल्यूटीओ को, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और उतना तो बेसिक नॉलेज आपको पता चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कैपिटल बजट में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। मैं आपको पहले क्लासिफाई कर देता हूँ, कैपिटल बजट होता है और रेवेन्यू बजट होता है। कैपिटल में जो डेट, मतलब जो एसेट और लायबिलिटी की बात करता है ना, तो वही वो चीज़ें अपने कैपिटल बजट में आ जाता है, और जो डे टू डे चीज़ों की बात करता है वो अपने रेवेन्यू बजट में आता है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो फिर पहला बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, यहीं पे नाम आ गया एसेट्स, तो ये तो श्योरली यार कैपिटल बजट में आएगा। सेकंड बोल रहा है कि लोन्स, अगर लोन रिसीव कर रहे हैं फॉरेन गवर्नमेंट से, ये क्या हो रहा है, हमारा लायबिलिटी हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। थर्ड बोल रहा है कि लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अगर हम लोन्स देंगे तो उसका हमें इंटरेस्ट मिलेगा, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। ये भी एसेट और लायबिलिटी को ही दर्शा रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट अपने सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये बोल रहा है कि इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव, अब फर्स्ट थिंग, अगर एक बहुत बड़ा इशू है अभी डेजर्टिफिकेशन का, लैंड का डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, अब रिसेंटली इंडिया में भी जो समिट हुआ था उसका, गांधीनगर डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको, दैट्स व्हाई ये ब्रॉड थीम है ना क्वेश्चन की, वो अपने को पता चाहिए। मतलब डेजर्टिफिकेशन एक ग्लोबल एक हॉट टॉपिक है, और जो अपनी मिट्टी का जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको हमें ऑल वर्ल्ड लेके उसको कॉम्बैट करना है, वो बहुत हॉट टॉपिक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, उस टॉपिक के टोन टोन से हम जाएँगे। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम। नेशनल प्रोग्राम दे रहा है इनोवेटिव एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, एंड सपोर्ट भी कर रहा है यार, कितनी अच्छी चीज़ बोल रहा है। अगर इतना बड़ा हमने एक कन्वेंशन है, ये तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, नेशनल प्रोग्राम देगा, हर गवर्नमेंट को बताएँगे कि ऐसा करो, वैसा करो, और टेक्निकल सपोर्ट भी करेगा, तो ये तो अच्छी चीज़ बोल रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है, जितना ब्रॉड स्टेटमेंट उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा, जितना पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक उसके उतने गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। ये ऑलवेज कीप इन माइंड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज अबाउट इट हैज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलना चाहूँ, यार ऐसा थोड़ी है कि वर्ल्ड में सिर्फ डेजर्टिफिकेशन साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में ही हो रहा है, तो ऐसा इनजस्टिस बाकी के रीजन से क्यों करेगा। अभी साउथ अमेरिका में भी कुछ डेजर्टिफिकेशन होगा, चाइना में भी वहीं पे भी कुछ होगा, जस्ट साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका ही क्यों। ये तो इनजस्टिस हो गया बाकी के एरियाज से। और ये आगे बोल रहा है कि इट सेक्रेटेरिएट फैसिलिटेट्स द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसको ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है और उसको ज़्यादा फाइनेंसेस भी दे रहा है। यार बाकी के कंट्रीज थोड़ी अलाउ करेंगे ऐसा, क्योंकि अगर जेन्युइन काफ़ी ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, एग्जाम्पल सहारा में, तो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा बोलना कि ओवरऑल साउथ एशिया में और नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका में, ये तो गलत बात हो गई, इनजस्टिस हो गया बाकी के रीजन से, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, अब थर्ड बोल रहा है कि इट कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग द डिजर्टिफिकेशन। यार अगर अच्छी चीज में अगर लोकल्स का सपोर्ट रहेगा, ओके, और अगर यूएनसीसीडी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि लोकल जो लोग हैं, लोकल पीपल्स उनका सपोर्ट लेते हैं,
तो उसकी वजह से लॉजिस्टिक अच्छा हो जाता है, लोकल इंटेलिजेंस भी बढ़ जाता है, उनको उनकी इनोवेटिव स्टेप्स भी पता चलती है। ओके, तो ये तो मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो गया ना। और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज ऑलवेज बेटर टू give any any policy and to achieve anything big on that policy. Okay, और यूपीएससी को ऑलवेज डिसेंट्रलाइजेशन पसंद है, तो एनीवेयर लोकल पीपल और बॉटम अप अप्रोच आएगा तो वो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो 1 3 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेंट विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रपोज्ड टू बी एडेड इन द बास्केट ऑफ आईएमआर एसटीआर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उस टाइम ब्रेन में भी ऐड हुआ था, तो वो हमें पता चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफसी जो है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, आईएमएफ का ही पार्ट है कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को कर्व करने के लिए मदद करता है, और ग्लोबल फाइनेंशियल और माइक्रो प्रूडेंशियल स्टेबिलिटी को सेटअप करने को वर्ल्ड में ये अपने को मदद करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आईएमसी जस्ट क्या बोल रहा है, डिस्कसेस मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी। यस यार, उसका फाइनेंशियल कमिटी है, इंटरनेशनल है, तो ग्लोबल इकोनॉमी को अगर कुछ कंसर्न हुआ तो वो डिस्कस तो करेगा ही ना। और क्या बोल रहा है कि एडवाइसेस द आईएमएफ ऑन डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क। अब आईएमएफ तो इतना छोटा एजेंसी है नहीं कि यार सब चीजें अपने खुद से ही करे, तो उन्होंने क्या कर दिया है कि इतना ऐसे बाकी कुछ स्पेशलाइज कमेटी बना दी है। एग्जांपल, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, तो ये क्या करता है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर जो कुछ देना होता है रिपोर्ट, वो आईएमएफ को देता है, फिर आईएमएफ आगे डिसाइड करता है। वो इतना जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये पहले बोल रहा है कि जस्ट डिस्कस करता है, बाद में बोल रहा है कि जस्ट एडवाइस करता है। ऐसे नहीं बोल रहा है कि एडवाइस इज मैंडेटरी ऑन आईएमएफ, ऐसे तो बोल नहीं रहा है। तो फिर इसके सही होने के चांसेस बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा हो गए। और क्वेश्चन भी, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन का जो स्टेटमेंट है वो भी अच्छा खासा मैन्युफैक्चर किया है, जो कि एक सही स्टेटमेंट की तरह ही लग रहा है। और तो पहला तो बराबर हो गया। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज ऑब्जर्वर। अब ध्यान रखना कि ऑब्जर्वर बोल रहा है सिर्फ, ऐसे नहीं बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक इज अ पार्टनर और वर्ल्ड बैंक इज अ मेंबर ऑफ आईएमएफसी, ऐसे नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ऑब्जर्वर है। वर्ल्ड बैंक को भी कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वर्ल्ड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की चिंता है ना, तो वो तो ऑब्जर्व करने के लिए जा भी सकता है। अभी रिसेंटली G7 का मीटिंग हुआ था कनाडा में, तो इंडिया को एज अ ऑब्जर्वर बुलाया था उन्होंने, डिस्पाइट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7। ओके, तो ऑब्जर्वर के लिए तो कोई भी जा सकता है। ओके, तो अगर इतनी बड़ी एजेंसी वर्ल्ड बैंक, उसको ऑब्जर्वर बनना होगा, और अगर आईएमएफ को भी उसको बुलाना होगा, तो ऑब्जर्वर के तौर से तो बुला ही सकता है। ये भी सही हो जाएगा। हम अपना ऑप्शन हो गया सी। अब बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान। इस स्टेटमेंट्स में अगर हमें कुछ नहीं पता ना, तो एक ब्रॉड सबसे हॉट टॉपिक जो है ना न्यूज़ में, उसको देखने का। अब ये बोल रहा है, अब ये जो इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है पढ़िए, इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स। यार हर साल बहुत ज़्यादा लोग मतलब अराउंड 1000 लोग तो इससे प्रभावित होते हैं। मतलब कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, मरते कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी वजह से, मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से उनको तकलीफ होती है। ओके, तो ये बहुत हॉट टॉपिक है, और यूपीएससी ऑलवेज एक ब्रॉडर जो नेशनल इंपॉर्टेंस का जो उसका एंगल है, उसी पे फोकस करके क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे छोटे-छोटे एंगल पे तो नहीं पूछेगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि एकदम सबसे ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक जो न्यूज़ में भी है, और उसका जो नेशनल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ से ही क्वेश्चन निकल के आएगा। और अगर इसको देखेंगे भी, उसको अगर अनफोल्ड भी करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे बोल रहे हैं कि गरिमा, गरिमा मतलब डिग्निटी, और सबसे ज़्यादा डिग्निटी तो इनकी खराब होती है। ओके, मैनुअल स्कैवेंजर्स, तो हम सी की तरफ जाएँगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। पहला बोल रहा है कि सिद्धार्थ ऑफ तमिल रीजन वेयर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलिट्री। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन में यूपीएससी का एक पैटर्न है। ये क्या करता है कि जो अच्छी चीज़ें वाले, जो अपने कुछ तो भी रिलीजियस सेक्ट्स और एनीथिंग अबाउट इट जो है ना, उसको जानबूझ के हाइलाइट करता है, और उनकी जो अच्छी बातें हैं ना, गुड थिंग्स, जो अभी इस टाइम के सोसाइटी में भी रिलेवेंट है। ओके, रिलेवेंट है, तो उसको ही उसी को ही हाइलाइट करेगा। तो अगर इस लॉजिक से जाते हैं, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि सिद्धार्थ ऑफ द तमिल रीजन वेयर मोनोथिस्टिक, अच्छी चीज़ है मोनोथिज्म, एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री, गुड थिंग। अगर अगर कुछ एंशिएंट हिस्ट्री का और कल्चरल हिस्ट्री का अगर एक आधा सेक के बारे में यूपीएससी अच्छा बोल रहे हैं ना, तो वो अराउंड 95% सही आएगा, क्योंकि यूपीएससी उससे एक मैसेज देना चाहती है सोसाइटी में, और इवन स्टूडेंट्स को। ओके, तो ये इसका सही होने का चांसेस हो जाएगा। अगर हमें डिस्पाइट, ये तो पता होना चाहिए हिस्ट्री में उसका, लेकिन अगर नहीं भी पता तो इसे हम लॉजिक लगा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट भी सेम इसी के बेस पे आएगा। लिंगायट्स ऑफ कन्नड़ा रीजन क्वेश्चनड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। अच्छी चीज है, सही होने के चांसेस अच्छे। सी। अब इंपोर्ट कवर है, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, months of import that could be paid by countries international reserve. It is a ratio between the value of export and that of imports. No, no, ये तो wrong है। It is total value of imports of country. No, no, जीडीपी का कोई लेना देना ही नहीं। ओके, इसे बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। अभी इसका अगर देखेंगे तो कर्ड तो यार अराउंड सीरिया, टर्की, उस रीजन में रहता है। ओके, और
उनको कर्डिस्तान चाहिए, उसका बड़ा वाला स्टेट चाहिए। यूएस ने रिसेंटली उनकी हेल्प ली थी, जिससे कि जो सीरिया के आईएसआई आईएस जो नेटवर्क है उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए उन्होंने कर्ड की मदद ली थी। तो इस टाइम पे ये बहुत न्यूज़ में था कर्ड्स, तो ये बांग्लादेश में नहीं है। अगर मधेसी देखेंगे तो पहला गया, अगर मधेसी देखेंगे तो नेपाल में ही है, रोहिंग्या भी म्यांमार में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन दिया है। अभी इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ यूरोपियन यूनियन का नेम भी नहीं ले रहा है। इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो, डब्ल्यूएचओ, नाटो तो कलेक्टिव डिफेंस का एक टाइप है। ये डब्ल्यूएचओ को क्यों अपने पार्टनरशिप में लाएगा? डब्ल्यूएचओ तो सब वर्ल्ड के सब कंट्रीज का हेल्थ का देखती है ना। अब ये हेल्थ एजेंसी है और यहाँ पे तो वेपन का बोल रहा है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। गॉट इट? तो कभी भी क्या कीजिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ एक, अगर यहाँ पे केमिकल वेपन बोल रहे हैं, अगर केमिकल वेपन बोल रहे हैं ना, तो केमिकल वेपन को कौन हैंडल कर सकता है? कोई डिफेंस एजेंसी कर सकती है ना। एग्जाम्पल अगर यूएनएससी लिखा हुआ रहता तो हम सोच सकते थे कि यार सही भी हो सकता है। ओके, लेकिन डब्ल्यूएचओ यार, डब्ल्यूएचओ का न्यूक्लियर केमिकल वेपन से क्या है संबंध? अगर यहाँ पे केमिकल एपिडेमिक और एनीथिंग लाइक अराउंड हेल्थ अगर होता तो हम सोच सकते हैं, लेकिन कुछ रिलेशन ही नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूपीएससी ना ऐसे ही करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा गलत ही देता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा। पहला गया अपना, अपने को डायरेक्टली आंसर मिल गया, अपने को बाकी के स्टेटमेंट देखने की कुछ जरूरत भी नहीं। और अगर देख भी ले तो ये बोल रहा है कि मॉनिटर, जस्ट मॉनिटर करता है केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन फ्रॉम एमर्जिंग। वही तो बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, उस नाम को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट्स। यार गुड, अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है तो जो स्टेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है उसको असिस्टेंस तो देगा ही, उसको प्रोटेक्शन तो देगा ही ना। तो दोनों स्टेटमेंट अपने सही हो गए। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर फसल बीमा योजना अभी ये तो अभी भी न्यूज़ में थी, लेकिन उस टाइम पे ये लॉन्च हुई होगी, तो ये बोल रहा है कि अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम। यार अभी अगर क्रॉप्स का देखिए फार्मिंग में अराउंड 190 129 क्लाइमेटिक जोन है इंडिया के एग्रीकल्चर रिलेशन में। तो उसमें हम बहुत सारे क्रॉप्स प्लांट करते हैं। एग्जांपल हॉर्टिकल्चर हो गया, अपने ग्रेन्स टाइप हो गए, अपने अदर थिंग्स भी हो गए। ओके, बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम ग्रो करते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म प्रीमियम बोल रहे हैं ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टीवेट इन एनी सीजन। कितना पर्टिकुलर किया गया है स्टेटमेंट, ऐसा नहीं लग रहा है कि मॉर्फ किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, वैसे का वैसा कुछ कहाँ से लिया नहीं है, उनको उसको डिस्टॉर्ट किया है। ऐसा क्वेश्चन के जो मेकिंग है वहाँ से ही पता लग रहा है। और अगर लॉजिकली भी देखें यार, कि अगर हॉर्टिकल्चर अगर ग्रेप्स है और व्हीट है समझो, ओके, अगर ग्रेप्स को हमें 2 लाख पर एकड़ को अपना अपना इनपुट लगता है, व्हीट्स को अराउंड 20,000 पर एकड़ का इनपुट कॉस्ट लगता है। तो ग्रेप्स को अगर नुकसान होगा ग्रेप्स का, तो गवर्नमेंट को मिनिमम 1 लाख तो देना पड़ेगा ना फसल बीमा से, और यहाँ पे 10,000 देना पड़ेगा। तो इसका इंश्योरेंस को जो प्रीमियम है वो भी ज़्यादा रहेगा ग्रेप्स का, बिकॉज़ जो बीमा मिल रहा है बाद में वो भी तो ज़्यादा है ना। तो यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? ये सिंपल लॉजिक है। ओके, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। वही तो बोल रहा है, फसल बीमा योजना का यही तो लॉजिक है फिर। ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कवर करता है। ओके, तो ऐसे हम ऐसे स्टेटमेंट्स में और ऐसे क्वेश्चंस में ये इस लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे हम। ये बोल रहा है कि अ ये बोल रहा है कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ओके, उसका नेचुरल हैबिटेट कौन-सा है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और अपने को मोस्ट ऑफ द जो तो न्यूज़ में होते हैं वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, तो उनके अराउंड उनका जो एरिया ऑफ और जो रीजन है उसका क्लाइमेटिक, जो लिविंग को उसका नीच बोलते हैं उसको, वो अपने को पता चाहिए। तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि सैंड डेज़र्ट, यार वहाँ पे क्यों जाएगा ये? सेकंड बोल रहा है कि हायर हिमालयाज़, ये तो क्रायोस्फीयर हो गया ना, यहाँ पे रहने के लिए तो बहुत ज़्यादा अपने को मेहनत लगेगी ना, हॉर्नबिल को ये यहाँ पे क्यों प्रेफ़र करेगा? ये बोल रहे थे साल्ट मार्सेस। ये देखो, और एक बात और नोटिस करो आप कि तीनों जो स्टेटमेंट्स है ना सैंड डेज़र्ट स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी सिर्फ सैंड डेज़र्ट्स में ही, जम्मू एंड कश्मीर में भी सिर्फ हायर हिमालय में ही, और वेस्टर्न गुजरात में ही साल्ट मार्सेस में ही। तो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक बोल रहा है ना कि उसका उसका वहाँ पे रहना बहुत कम प्रोबेबल हो जाएगा। और ये देखो लास्ट स्टेटमेंट अगर देखेंगे, ओवरऑल वेस्टर्न घाट्स बोल रहा है, ओवरऑल वेस्टर्न घाट्स। ओके, ओवरऑल वेस्टर्न घाट्स बोल रहा है तो गोवा भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है, और कुछ मतलब हिल्स में भी रह सकता है, और प्लेन एरिया में जो वेस्टर्न घाट के साइड में वहाँ पे भी रह सकता है। मतलब एक लास्ट जो है ना वो बहुत ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ब्रॉड, मतलब ओवरऑल वेस्टर्न घाट्स बोल रहा है। और अगर
पहले 3 स्टेटमेंट वो जो बोल रहे हैं ना, वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक बोल रहे हैं, तो उसको वो वही से वही कहना चाहता है कि यार ये तो नहीं है, या तो नहीं रह सकता। तो जितना ज़्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट पे आप फोकस करोगे, उतना ज़्यादा आपके एक्यूरेसी का प्रमाण बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग की फीचर ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी? नेशनल, ओके, ये बोल रहा है कि रिवर बेसिन इज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यार ऑब्वियसली बेसिन को ही तो लेंगे ना मैनेजमेंट के प्लानिंग में, तभी तो अपने को रिवर को रिजुविनेट कर सकते हैं, उसका पोल्यूशन कम कर सकते हैं। तो ये तो जनरलिस्टिक भी हो गया, और अच्छा अच्छा भी लग रहा है ना, कि अगर रिवर को बचाना है तो यार उसके रिवर को बेसिन को एक प्लानिंग में और मैनेजमेंट में लाना ही पड़ेगा ना। ओके, सेकंड बोल रहा है कि इट सुपरएड्स रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट नेशनल लेवल। नाम में ही नेशनल गंगा रिवर बेसिन, तो नेशनल लेवल में ही करेगा। और रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स तो यही तो करना है रिवर बेसिन अथॉरिटी को। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, one of the chief minister one of the chief minister, okay, of the state through which the Ganga flows become the chairman of NBRB on rotational basis। ये तो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ओके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, तो स्टेट गवर्नमेंट के हेड को क्यों रखेंगे चेयरमैन? नो रीजन। और अगर वन चीफ मिनिस्टर को रखेंगे तो बाकी के स्टेट्स का क्या? ये तो इनजस्टिस भी हो जाएगा, ये फेडरलिज्म के खिलाफ भी हो जाएगा। ओके, तो ये तो रॉन्ग कर दे सकते हो। तीन गया। और उनको अगर ये दोनों हम नहीं भी देखेंगे, क्वेश्चन सेक्टर जस्ट वांट्स अस टू हाईलाइट दिस इशू। कितना ईज़ी है, अगर हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है ना, तभी भी चीफ मिनिस्टर को क्यों बनाएँगे भाई चेयरमैन? ऑब्वियसली नॉट। उसका उसका चेयरमैन नेशनल लेवल पे कोई भी तभी रहेगा। एग्ज़ाम्पल अगर आपने को पता है तो पीएम रहता है। ओके, तो नेशनल लेवल का ही कोई भी रहेगा ना, सिंपल। नेक्स्ट वन, व्हाई डज़ गवर्नमेंट लॉन्च नीम कोटेड और प्रमोटिंग नीम कोटेड यूरिया, ओके, इन एग्रीकल्चर? अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो यूरिया है ना, उसको नीम कोट कर दिया है। अगर नीम कोट कर दिया है, मतलब यूरिया में कुछ तो भी इश्यू होगा पहले। गॉट इट? इश्यू होगा, अगर नहीं होगा तो भी नीम कोटिंग से उसका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। गॉट इट? तब ये बोल रहा है कि रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन दिस सॉइल। ओके, अब बेसिक लॉजिक लगाओ। अगर नीम ऑयल सॉइल में जाने के लिए जब अगर नीम कोटेड यूरिया को यूज़ कर रहे होगे, तो यार पहले तो यूरिया बनाना का ही प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसको ऊपर से नीम का कोट करने का, इससे अच्छा तो बेहतर नीम का जो ऑयल है ना, वही एग्रीकल्चरलिस्ट को दे दिया जाए ना, तो वो उस उनके ड्रिप इरिगेशन से उसको यूज़ कर सकते हैं। कितना इलॉजिकल स्टेटमेंट है। नीम कोटिंग अगर कर रहे हैं यूरिया को, तो यूरिया में कुछ तो भी इश्यू हो रहा होगा। ओके, तो अगर इश्यू नहीं है, तो नीम को कोटिंग ही क्यों करना? और पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिलीज़ ऑफ नीम ऑयल, अगर कोटेड यूरिया अगर डाला खेत में, तो वो बोल रहा है कि ये नीम ऑयल रिलीज़ करता है सॉइल में। अगर यार नीम ऑयल ही रिलीज़ करता, तो यूरिया से क्यों देते? बाहर से भी दे सकते थे। बराबर है ना? तो अपना यूरिया मेकिंग का प्रोसीजर क्यों कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा फाइनेंसिस का रखने का फिर? ओके, देन सेकंड स्टेटमेंट इज़ नीम कोटिंग स्लोज़ डाउन द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। ये इसको होल्ड करेंगे। थर्ड बोल रहे हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड व्हिच इज़ द ग्रीन हाउस गैस इज़ नॉट एट ऑल रिलीज़्ड। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल रहा है कि नेट नॉट एट ऑल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही, कितना भी कुछ भी कर लिया तो, माइन्यूट परसेंट में तो भी निकलेगा। तो रॉन्ग हो गया। फोर्थ बोल रहा है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडिसाइड। ओके, वीडिसाइड मतलब जो वीड को जैसा फर्टिलाइज़र अपने फर्टिलाइज़ करता है ज़्यादा, तो वीडिसाइड जो वीड्स है उसको मारता है। एंड फर्टिलाइज़र फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। यार पर्टिकुलर क्रॉप के लिए थोड़ी है। यहाँ पे पर्टिकुलर क्रॉप के लिए होता तो पर्टिकुलर क्रॉप का भी नाम होता। गॉट इट? तो 3-4 तो रॉन्ग हो गए। और बी अपना बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट भी लग रहा है, और उसका अगर अपने को पता होगा, तो नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये क्या बोल रहा है कि नीम यूरिया का ही ये एडवांस वर्जन बोल रहा है कि स्लो डाउन द डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। यूरिया क्या करता है, अगर अगर 10 यूनिट का यूरिया हमने प्लांट को डाल दिया, तो वो क्या करता है कि अगर प्लांट 2 यूनिट ही सोक करेगा, तो 8% है ना जो लीच हो जाएगा, और उसको वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। गॉट इट? तो ये नीम कोटिंग क्या करता है कि यार जितना लगेगा ना उतना ही, मतलब जो डिसोल्यूशन रेट है, ओके, तो वो बहुत कम कर देगा। मतलब डे में सिर्फ 2 यूनिट डिसॉल्व करेगा, नेक्स्ट डे 2 यूनिट, थर्ड डे 2 यूनिट। तो ऐसे पैचेस में डिसॉल्व करेगा, तो प्लांट का एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाएगा और लीचिंग भी नहीं होगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ वन इज़ अबाउट चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि यार गवर्नर है, तो उसको सीएम से उसको प्रेसिडेंशियल टर्म चेंज करने के लिए कितना अच्छा है स्टेटमेंट में। तो ऐसे अगर आएँगे तो पॉज़ कीजिए और एक बार सोच लीजिए, और इसका लॉजिक भी लगाएँगे। चीफ सेक्रेटरी यार ये तो आईएएस ऑफिसर होगा, ओके? और इवन डिप्टी कलेक्टर भी तो होगा ही ना, तो उसको गवर्नर को क्यों अपॉइंट करेंगे? वो तो सीएम ही करते हैं। ओके, तो ये रॉन्ग हो गया। ये बोल रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर। ऑब्वियसली नॉट। अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो मोस्ट ऑफ द टाइम चीफ सेक्रेटरी भी चेंज होते हैं, बिकॉज़ चीफ सेक्रेटरी का ऐसा कुछ फिक्स टेन्योर नहीं है। आईएएस ऑफिसर को आपने तो बहुत सुने होंगे ना कि यार एग्जांपल तुकाराम मुंडे, कितनी बार ट्रांसफर हो गए उनके, क्योंकि उनको फिक्स टेन्योर ही नहीं है। अशोक खेमका। तो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल यू कैन यूज टू सॉल्व सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। आप अपने आजू-बाजू के एग्जांपल्स को भी लिंक कर सकते हैं स्टेटमेंट से। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर इज डी।
चलो नेक्स्ट इज अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ओके, और यूपीसी अगर डेस्टिट्यूट्स और वल्नरेबल सेक्शंस पे क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसका इसका कहना होता है कि यार इनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दे रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब इसे जज नहीं कर रहा है कि, लेकिन ऐसा बोल रहा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, तो प्रो प्रो डेस्टिट्यूट्स, प्रो वल्नरेबल है। ऐसा उनका बताने का ओवरऑल एम रहता है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज़ फॉर एससी, एसटी एंड वुमेन। तो ये बोल रहा है कि प्रपोजेस इज़ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससीज़ एंड एसटी एंड वुमेन। ऑब्वियसली इतना स्पेसिफिक जनरलिस्टिक बोल रहा है कि जस्ट प्रमोट करना चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप। और यहाँ पे नाम भी ऐसा है स्टैंड अप, जो एंटरप्रेन्योर को स्टैंड कर सके। वहीं से भी हम जा सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस। यार सिर भी तो एक ऐसे ही रीफाइनेंसिंग का वगैरह काम करता है ना, लोन को रीएडजस्टमेंट का वगैरह। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अभी थर्ड बोल रहा है कि एफएओ का ये जो होता है ना, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर है हेरिटेज सिस्टम। एग्जांपल, इंडिया को एक किसको किसको प्राप्त है, सैफरॉन को है, और एक केरला में एक, और एक उड़ीसा में है, समथिंग समवेयर। ओके, तो ये बोल रहा है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स जो होते हैं ना, उसको ये प्रमोट करता है, मतलब उसको कंजर्वेशन करने का काम। ग्लोबल ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो कि एफएओ के अकॉर्ड से आता है, उसका काम होता है। ओके, इसका ब्रॉड एम ए है। ओके, तो अगर पहला देखेंगे स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। यार कितना कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ये बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे बोल रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज ऑफ आइडेंटिफाइड। ओके, कितना कॉन्ट्राडिक्ट है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्यों देगा अगर उसका हेरिटेज को कंजर्व करना है, उसके हेरिटेज को बढ़ावा देना है, मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। यार तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो वही पे गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहा है कि टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस एंड एसोसिएटेड लैंडस्केप्स, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। कितना जनरलिस्टिक स्टेटमेंट बोल रहा है। और उसका जो एम है ना, GIAH का, वो वही से वही बोल रहा है यहाँ पे, तो ये भी सही होगा। थर्ड बोल रहे टू प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। ओके, मतलब जो जीआई स्टेटस होते हैं ना, टू ऑल दो वैराइटीज। कैसे हो सकता है? जीआई तो सबको भी नहीं मिलता ना, कितने भी ट्रेडिशनल, अब सब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को थोड़ी जीआई है। जीआई का मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट का उस एरिया से सिर्फ बहुत ज्यादा संबंध है, उसका ओरिजिन वहीं से हुआ है, तब वो प्रोडक्ट और क्रॉप प्रोडक्ट को देते हैं हम। अब ये जो है ना, ये सिस्टम को है, एग्रीकल्चरल सिस्टम को दिए। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो हम आंसर सिर्फ ओनली टू। नेक्स्ट चलो, ये तो ज्योग्राफी का स्टैटिक और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो कि आप सबको पता चाहिए। आपने ग्लोबल मतलब इंडियन रिवर सिस्टम तो आपको सबको पता ही चाहिए, लेकिन एवरी ईयर अराउंड वन क्वेश्चन तभी ग्लोबल रिवर सिस्टम से भी रिसेंटली आने को स्टार्ट हो गए, तो इसका अपने ट्रिब्यूटरी वगैरह देख लेना। इसका तो 28 का तो ऑल ऑफ द बुक करेक्ट ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, जो सेम अपने लगाया था ना, एडवांस टेक्नोलॉजी, इसी लॉजिक से ये सॉल्व होगा। ये बोल रहा है कि द टर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन is sometimes seen in the news, which of the following statement best describe this term? Core banking solution. ओके, तो पहला स्टेटमेंट इट इज ए नेटवर्किंग। ओके यार, हो सकता है नई टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग तो होगी ही ना, बिकॉज रिसेंटली IoT और AI का जमाना है, सब नेटवर्किंग का ही तो इशू, सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। ऑफ बैंक्स ब्रांचेस which enables customer to operate their accounts from any branch of bank of its network regardless where they open their accounts। यार कितनी अच्छी चीज़ है। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहूँ और मेरा अकाउंट अगर केरला के कुछ बैंक्स में है, तो यार मैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के यूज़ से मैं अपना अकाउंट वहीं से हैंडल कर सकता हूँ। ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा, इससे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ओके, और ओवरऑल बैंकिंग पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा ना, तो बैंकिंग पेनिट्रेशन ईज़ी होगा इससे, तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें रॉन्ग का कुछ बोलने का मतलब भी नहीं है, तो ये तो सही हो जाएगा। ओके, और अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि इट इज एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई's कंट्रोल और कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन। यार कंप्यूटराइजेशन तो हो रहा है, लेकिन आरबीआई का कंट्रोल तो ऑलरेडी बैंक्स के ऊपर। बैंक बैंक कौन सा एक्ट है? एक 49 का एक्ट है और एक 35 का एक्ट है। दोनों एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये ज्यादा कंट्रोल की वजह से अगर यहाँ पे रेगुलेशन वर्ड होता ना, तो हम एक बार सोच सकते थे। लेकिन अगर ये यहाँ पे बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, तो ये आरबीआई की रिलेटेड में बोल रहे हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को तो कस्टमर्स की सैटिस्फैक्शन को लिंक करो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, और अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो इसको सेकंड स्टेटमेंट को दोनों तरफ से निकाल लेंगे। अपने को बचा वन ओनली और वन एंड थ्री ओनली। और टू वन तो यार अपने को श्योरली पता है कि सही हो सकता है, और वन और थ्री का जो लिंकेज है वो देखेंगे अब। थर्ड बोल रहे कि इट इज ए डिटेल्ड प्रोसीजर। ये तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, उसका प्रोसीजर का कुछ लेना देना भी नहीं है। बाई विच बैंक विथ ह्यूज एनपीए इज टेकन बाय अनदर बैंक। यार किसे एक बैंक का एनपीए दूसरा बैंक क्यों लेगा? उसके लिए तो हमने बैड बैंक्स वगैरह बनाए हैं ना, बैड बैंक्स, पैरा बैंक्स। लेकिन वन बैंक से दूसरा बैंक नहीं लेगा, तो ये तो थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। ओनली ऑप्शन वन इज करेक्ट। बट इट दिस 30 का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन
ये बोल रहा है कि टर्म्स इन द सीन इन द न्यूज़, टर्म्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ एंड देयर ओरिजिन। अगर एनेक्स 1 और एनेक्स 2 कंट्रीज़ अगर देखेंगे ना हम, तो ये अराउंड डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के अराउंड रिज़ॉल्व होता है। और ये हमें ये जो अपने का ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है ना, तो उसके अराउंड है, तो ये कार्टाजेना का कुछ यहाँ पे रिलेशन नहीं है। ये अराउंड पेरिस एग्रीमेंट और यूएनएफसीसीसी के ही इसमें कन्वेंशन से निकल आया है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। सेम, अगर एक कंपनी मानो 1 टन रिलीज़ कर रही है और दूसरी आधा ही टन रिलीज़ कर रही है, और अगर आधे टन की कैपेसिटी है तो अगर आधे टन तक इमिशन अलाउड है, तो इसका आधे टन और बाकी है ना, तो उसका उस उन उ इसने तो हाफ टन सर्टिफाइड इमिशन का रिडक्शन किया है। ओके, तो नागोया का कुछ यहाँ पे नागोया का बायोडायवर्सिटी का ये प्रोटोकॉल है, उसका कुछ लेना-देना नहीं है, और क्लाइमेट चेंज का ग्रीन हाउस गैस का ही है। तो दोनों ग्रीन हाउस के ये अलग-अलग से उन्होंने जस्ट दिए, लेकिन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ना, वो क्योटो प्रोटोकॉल से ही आया था। गॉट इट? थर्ड इज़ करेक्ट। 31 का अगर देखेंगे, ये बोल रहा है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोन, और इसका आंसर तो बी है, रेंज ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग। ओके, ये जो बोलता है ना कि ट्रांसक्रिप्टेज अगर हमें प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग को जो लगता है ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये ट्रांसक्रिप्टोम क्या करता है, उसका काम जल्दी से कर देता है। ओके, तो उसका आंसर बी होता है ये, और ये अपने को जनरल साइंस का है, उसमें कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं पता। गॉट इट? बाकी ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो हमें हमें अगर नहीं पता, उसके प्रोबेबिलिटी जस्ट बराबर आने की 25% है, तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं अगर हमें कुछ नहीं पता तो। गॉट इट? नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू। ओके, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस टाइम न्यूज़ में और गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया होगा, उसका इम्यूनाइजेशन का मतलब है। हुँ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये बोल रहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन। ओके, ग्रीन इंडिया मिशन है, इसका कोर एलिमेंट क्या होगा ग्रीन इंडिया मिशन का? तो अफॉरेस्टेशन होगा ऑब्वियसली। अगर ग्रीन करना है तो पेड़ पौधे लगाकर ही ग्रीन करेंगे ना। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट देयरबाय इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग, इसको होल्ड करेंगे। ओके, अगर नेक्स्ट देखेंगे, लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, या ग्रीन रिवॉल्यूशन लगा इज जस्ट ए ग्रीन रिवॉल्यूशन और एक ग्रीन इंडिया है ना, इनका बहुत ज़्यादा तफावत है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अराउंड प्रोडक्शन इंक्रीज करने का है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, और ग्रीन इंडिया मिशन अराउंड अफॉरेस्टेशन का है। और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 33% हमें अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है। ओके, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का इसका कोई संबंध भी नहीं है, तो सेकंड तो यही पे रॉन्ग हो जाएगा। अगर थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, तो बोल रहा है कि रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कंबाइनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। अगर ये देखेंगे, इस ये ट्रूली ग्रीन इंडिया मिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ग्रीन इंडिया मिशन को देखेंगे, तो ये यही करता है कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ा रहा है, तो फॉरेस्टेशन कर रहा है, थर्ड तो बराबर ही हो गया। और थर्ड, ये तो 3 स्टेटमेंट में थर्ड है, तो पहले 2 ही हमने पहले ही कट कर दिए। एक ही ऑप्शन ऐसा बचा कि थर्ड उसमें स्टेटमेंट है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वो बहुत कॉमन सेंस और जनरल हमने जो चीज़ें देखी हुई रहती है, यूपीएससी का वहाँ से क्वेश्चन पूछने का कुछ तो भी एक अपना ऑब्जर्वेशन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू प्री पैकेज्ड आइटम्स इन इंडिया, इट इज़ मैंडेटरी टू द मैन्युफैक्चरर टू पुट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द मेन लेवल। ओके, मेन लेवल पे कौन सी इन्फॉर्मेशन रहती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले वो देख रहे हैं, चौथा वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ये तो यार ऑब्वियसली रहता है। ओके, ये तो कट हो गया। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव्स, यस, पीछे रहता है ना कि फैट कितना है, अपना ट्रांस फैट्स कितना है, और प्रोटीन और कितना है, वो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, ये सब बताया रहता है यहाँ पे। ओके, 1, 2 और 4 तो फिक्स है। 1, 2, 4 फिक्स, एक ही ऑप्शन है। ये तो अपने को थर्ड को अगर पता भी नहीं रहा, तो इतना तो फिक्स है कि 1, 2 और 4 तो फिक्स है। अगर थर्ड को पढ़ेंगे, तो ये बता रहा है कि रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन। हमने तो अभी इस टाइप ऑफ का इन्फॉर्मेशन तो अपने फूड प्रोडक्ट प्री पैकेज पे कभी देखा ही नहीं, तो इसको गलत कर सकते हैं, हम अपना आंसर पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रोजेक्ट लून, यार एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, अमेज़न का और सम दूसरे का भी हो सकता है। एक वायरलेस कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी है। ओके, एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, और वो पोलर मतलब लो ऑर्बिट सैटेलाइट को इसे प्लान करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। जैसे कि अभी स्पेसएक्स अपना 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 जो रिसेंट है ना कि सैटेलाइट इंटरनेट, तो इसी कांसेप्ट पे ये भी बेस्ड है। ओके, 35 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेट मीटरिंग। नेट, वो क्या कर रहा है, मीटरिंग कर रहा है, मतलब कुछ तो भी मीटर कर रहा है, वो नेट कर रहा है। ओके, मीटर कर रहा है। अभी देखेंगे कौन से ऑप्शन में मीटरिंग का कुछ रेफरेंस लग रहा है। पहला बोल रहा है कि प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड, ये मीटर ही कर रहा है, जो प्रोडक्शन भी कर रहा है और यूज भी कर रहा है, तो मीटर ही कर रहा है कि उनका रिलेशन क्या है।
सेकंड बोल रहा है कि यूज़ ऑफ पाइप नेचुरल गैस, तो चलो ये भी मीटर कर सकते हैं। थर्ड बोल रहा है कि इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी फिक्स, जस्ट इंस्टॉल कर रहा है। अब इंस्टॉलेशन की वजह से जस्ट मीटरिंग का क्या संबंध है? ये जस्ट इंस्टॉलेशन बोल रहा है, तो ये भी कट हो जाएगा। थर्ड भी सिर्फ इंस्टॉलेशन ही बोल रहा है। इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स, ओके, ये भी कट हो जाएगा। अभी पहले को देखेंगे और नेट मीटरिंग का मतलब समझेंगे। नेट मीटरिंग मतलब जो आ रहा है, अगर 10 यूनिट आ रहा है और 7 यूनिट जा रहा है, तो एग्जैक्ट अपने सेविंग 3 यूनिट हो रहा है। तो ये हमने नेट किया ना, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? इसका हो गया नेट। गॉट इट? अगर 10 यूनिट हम खरीद रहे हैं और अगर 12 यूनिट हम बेच रहे हैं, तो 2 यूनिट हमें डेफिसिट है, तो ये हो गया हमारा नेट मीटरिंग। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखेंगे, तो ये वही बता रहा है कि प्रोडक्शन कर रहे हैं हम सोलर एनर्जी का और यूज़ भी कर रहे हैं सोलर एनर्जी, यूज़ भी कर रहे हैं। तो हम इस टाइप ऑफ, इसमें क्या होता है कि हम हमारा जो घर के ऊपर का छत पे जो सोलर प्लेट्स लगा होता है, वो प्रोड्यूस करता है, फिर हम यूज़ करते हैं और बाकी के जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होते हैं, वो हम हमारे डिस्कॉम में जमा हो जाता है। तो उसी को नेट मीटरिंग बोलते हैं। और ये जो है ना, सोलर एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक भी है, रादर कि नेचुरल गैस, सीएनजी, कीट और वाटर मीटर से। तो इसी के लॉजिक से भी हम इस पहले आंसर तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑल वी नो इट इज अबाउट वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज अबाउट बंजाराज ड्यूरिंग द medieval पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर जनरली दे वर ट्रेडर्स, ओके, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट से वो ट्रेड करते थे, ओके। वो अराउंड सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ट्रेडिंग में उनका बहुत ज़्यादा भागीदारी था। तो अपने एंशियंट हिस्ट्री में ऐसे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा की टर्म्स होते हैं, ओके। तो उनको अपने फिंगर टिप्स पे रखना ऑलवेज, बिकॉज एक दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाते हैं एवरी ईयर, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऐसी वर्ड, यार बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, एवरीवन शुड नो इट। उसपे कुछ लॉजिक लगाने का अपने को बनता नहीं है। अगर इसमें लॉजिक लगाया जा सके, ग्राम न्यायालय, अगर डिटेल में हमें पता भी नहीं तो भी कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे। ये पहला बोल रहा है कि एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस। यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कहीं पे ओनली का कुछ रेफरेंस रहा ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज। लेकिन लॉजिक लगाओ ना यार, कि ग्राम न्यायालय ना तालुका प्लेस में रहता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, ओके। बट अगर तालुका प्लेस में ये ओनली सिविल केसेस देखेगा, तो क्रिमिनल केसेस कौन देखेगा? ओके। तो ऑब्वियसली तो पॉसिबल नहीं कि क्रिमिनल केसेस के लिए अलग सेशंस कोर्ट्स तालुका में बनाए, नॉट पॉसिबल, इतना खर्चा कौन करेगा? और एक ही काम में दोनों काम हो रहे हैं ना यार, इट्स गुड थिंग। तो ग्राम न्यायालय तो ऑब्वियसली सिविल भी देखेगा, क्रिमिनल भी देखेगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूपीसी अगर बोलता है कि यार ये पर्टिकुलर चीज है, एक काम करती है और दूसरा नहीं करती, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे स्टेटमेंट वो जानबूझ के डालते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत होते हैं। गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, कि अगर वन पर्टिकुलर थिंग इज डूइंग समथिंग बट इट्स नॉट हैविंग परमिशन टू डू समथिंग, देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम ही गलत किए गए होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे को गलत हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब याद रखना ऑलवेज। मैं आने वाले पेपर्स में भी अगर ऐसा कुछ मैं इनकाउंटर करूँ, तो मैं आपको बोल दूंगा कि उस टाइम पे हमने जैसे सॉल्व किया था, ये भी उसी पैटर्न से सॉल्व किया, ओके। अगर नेक्स्ट बोलेंगे, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट। यार अगर अगर मैटर को, अगर सब्जुडिस मैटर को अगर सॉल्व करना है, तो लोकल सोशल एक्टिविस्ट क्या करेगा? दोनों पार्टी को मीडिएट करेगा, ओके। तो वो तो उसका जुडिशरी का लोड भी कम होगा, मैटर जल्दी से सॉल्व भी होगा। इट्स वेरी गुड थिंग, ओके। तो हमारे मतलब लीगल सिस्टम का तो, और लीगल और मैं क्या बोल रहा हूँ, लीगल, जस्ट लीगल सिस्टम का एक अच्छा ही अंग होगा, सोशल एक्टिविस्ट को ऐड करेंगे तो मीडिएशन अच्छा होगा। सेकंड तो रॉन्गिश, मतलब सही स्टेटमेंट है। थर्ड बोल रहा है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ओके। अगर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को देखेंगे, तो ये क्या बोल रहे हैं? इट इज एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज, ऑल। अब इतने पैसिफिक रिम में छोटे बहुत आइलैंड भी होंगे, तो सब 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 तो इसका पार्ट नहीं होंगे ना। और ये बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट चाइना और रशिया, ये भी छोड़ देते हैं। अब ऑल में ही क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखेंगे, इट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। अगर कौन सा भी अलायंस बनेगा ना, तो उसके ना मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन और मल्टीपल उसके एंगल्स होते हैं। एग्जांपल, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, नॉट नॉट जस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी। और यहाँ पे ओनली भी बोल रहा है ये, तो दोनों स्टेटमेंट अपने गलत हो जाएंगे। चलो, ये तो स्टेटमेंट उस टाइम इंडिया अफ्रीका का समिट हुआ होगा, उस टाइम रेलेवेंट होगा, ओके। तभी भी इसको देख लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है कि held in 2010 held in 2015 was the third such summit, ओके। जवाहरलाल नेहरू इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू 1951। यार अगर 2015 में थर्ड ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू ने इनिशिएट नहीं किया होगा ना। अगर इनिशिएट करते तो इतने इतने में तो बहुत ज़्यादा समिट हो जाएंगी ना। अगर 1951 में थर्ड हो रहा है, तो 2015 में, अगर 1951 में फर्स्ट हो रहा है, तो 1915 में जस्ट थर्ड ही होगा। ऐसे तो पॉसिबल नहीं ना। मतलब ये दोनों एक
दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। या तो पहला सही होगा या पहला गलत होगा। तो दोनों गलत भी नहीं हो सकते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये दोनों तो निकल गए, तो हमें 50-50 पे आ गए। तो हमें एक गेस अगर लेना होगा तो आप ले सकते हैं चांस। अगर आपको अटेम्प्ट करना ही होगा तो 50-50 से आप कौन सा भी अटेम्प्ट कर कौन सा भी लॉजिक ट्रिक लगा कर कर सकते हो। अभी सेम न्यू पर्पस और न्यू पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अगर न्यू पॉलिसी तो पहले से अच्छी है, इसीलिए तो लागू की गई है ना। ये बोल रहा है कि दिस गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलो बाय बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट एंड एडवांसेस। ये बोल रहा है कि एक मेथोडोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जो कि इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करने में मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी उस पे भी। तो यार कितना ब्रॉडर और जेनेरिक और अच्छा स्टेटमेंट है, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी और नई प्रोसेस, नया 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 पॉलिसी को अपने हाईलाइट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, एमसीएलआर का एडवांटेज हो भी सकता है ना ऑब्वियसली, और एडवांटेज रहने के तो 90% पॉसिबिलिटी है यार। तो इसको हम सही कर देंगे। सेकंड बोल रहे हैं, दिस गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू बोरोवर्स एज वेल एज बैंक्स। और एक ऐसी पॉलिसी भी है जो दिस आर फेयर टू बोरोवर्स को भी फेयर है और बैंक्स को भी फेयर है। तो विन विन सिचुएशन है। तो सही में विन विन सिचुएशन, तो इट्स गुड थिंग। तो सी पे जा सकते हैं। बट इट अब ये बोल रहे हैं कि खराई कैमल, खराई कैमल अपने को सपोज वी डोंट नो खराई कैमल। ओके, अगर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ पे, ये बोल रहा है कि इट लिव्स इन द वाइल्ड। गॉट इट, ठीक है, रह सकता है वाइल्ड में, कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। यार लोग तो टाइगर को भी डोमेस्टिकेट कर सकते हैं अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होता तो। ओके, सही में है ना। तो फिर यार ऐसा कैसा कि कैमल है ना, कितना भी डरावना होगा तो फिर कैमल ही है। ऐसा तो नहीं इसको हाथी की तरह सूंड आ गई और दांत आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो कैमल का एक प्रकार है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए नॉर्मल कैमल से। ओके, तो थर्ड तो रॉन्ग ही हो जाएगा। थर्ड रॉन्ग हो गए तो आप आंसर तक पहुंच गए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतने हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, इसलिए क्वेश्चन देख के घबराइए मत। अगर आप घबरा जाते तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। अपना फिर पहले दूसरा देखते, थर्ड तक आते-आते अपना मोटिवेशन आपका डाउन हो जाता और आपको इसको अच्छी तरह से देख ही नहीं पाते। उसमें जो ट्रिक छुपा है, कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, आपको पता ही नहीं चलता। गॉट इट? तो ऐसा करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट स्पेसीज़ ऑफ बनाना मिला है 11 मीटर्स का। ऑरेंज कलर का फ्रूट है, ठीक है, पता है तो ठीक है। नहीं भी पता यार, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स ना यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट बात से क्वेश्चन पूछता ही है। ओके, अगर चलो इस यूपीएससी के पैटर्न को भी नहीं पता तो भी अंडमान निकोबार ना यार ट्रॉपिकल है ना, बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल यहाँ पे वैरायटी और लग्जरियस, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से उसका जो क्लाइमेट और जो उसका बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है। और ये 11 मीटर्स का बनाना बोल रहे हैं तो यहाँ पे ही पॉसिबल है। गॉट इट? अनैमलई सब सब तीनों फॉरेस्ट की जो मैं बोल रहा हूँ डाइवर्सिटी ना, ये अंडमान आइलैंड से कमी है, इसलिए हम अंडमान को की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आईएनएस अस्त्राधारिणी। यार तो करंट अफेयर्स उस टाइम का क्वेश्चन है। ओके, तो ये हम स्किप कर देंगे यहाँ पे। अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, और इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पता ही नहीं तो। ओके, फिर भी हम एक बार अगर देखेंगे तो एमपीवीएस वारफेयर शिप है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, और नेक्स्ट वन इज हमारा कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो उसका आंसर ए टॉर्पेडो है। ओके, अभी 47 ग्रीस लाइटिंग GL10। चलो ये क्वेश्चन हमें पता भी नहीं, फिर भी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे सॉल्व करेंगे कि यार जापान ने अगर बनाया होता ना, तो जापान के हर एक नए वेपन का और कुछ ना कुछ का नाम जो है ना, वो जापानीज लैंग्वेज में रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सेम लाइक चाइना, लाइक तियांगोंग, जापानीज चाइनीज लैंग्वेज में रखते हैं। सेम इसरो, गगनयान, मंगलयान, आदित्य L1 हिंदी नेम से, सेम जापानीज नेम से, चाइनीज नेम से, लेकिन जो नासा है ना, वो इंग्लिश में ही रखते हैं नाम अपने। गॉट इट? और यहाँ पे वैसा लग भी रहा है, ग्रीस लाइटिंग 10 GL10। गॉट इट? तो इतना ऐसा गेस हम लगा सकते हैं एट दैट मोमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज अबाउट इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। हमें क्या करना है कि इनिशिएटिव है इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन का। ये क्या कर रहा है? अगर इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन का देखेंगे, उसके स्टेटमेंट्स अगर देखेंगे, दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इंप्रूव प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन इंप्रूव करना चाहता है ऑब्वियसली। मिलेट्स का तो प्रमोशन अभी मिलेट्स न्यूज़ में भी है, उसका प्रोडक्शन हमें ऑब्वियसली प्रमोट करना है। हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज भी दे रहा है, एंड टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू एडिशन टेक्निक्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद क्लस्टर्ड अप्रोच। इतनी अच्छी चीज़ है जिससे मिलेट का प्रमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और उसका इनिशिएटिव का नाम भी वही है ना, और ये तो वही को सपोर्ट कर रहा है उसी को। तो पहले स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि पुअर स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव लार्जर स्टेक्स। लॉजिक लगाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिलेट्स जो है ना डॉट प्रोन होते हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो है ना कि रेन फेड एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज़ मतलब उसका ग्रोइंग होता है। तो यार लार्जर फार्मर्स का जो स्टेक्स है ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और इन जनरल भी देखोगे तो 85% ऑफ फार्मर्स ने इंडिया के उसके उनके पास वो मतलब वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। मतलब उनको जो उनकी जो अ, लैंड होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर के अराउंड है। गॉट इट? तो ये तो सही हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज़ टू एनकरेज फार्मर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स टू शिफ्ट to millet cultivation by offering them free
यार गवर्नमेंट कभी कुछ फ्री नहीं देता, ऑलवेज कीप इन माइंड। इसको सब्सिडी दे सकता है, लेकिन फ्री नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो इरिगेशन, फ्री की वजह से ये तो सेकंड सेकंड पोर्शन तो रॉन्ग हो गया। पहला पोर्शन यार, कमर्शियल क्रॉप्स को सब मिलेट्स की प्रमोशन में लगा देंगे, तो यार इंडिया खाएगा क्या? बाकी ग्रेन्स का, बाकी हॉर्टिकल्चर का भी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है ना, शुगर का, शुगर केन का जो हम शुगर एक्सपोर्ट करते हैं। गॉट इट? तो कितना इलॉजिकल स्टेटमेंट है, रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड रॉन्ग हो गया तो ये हो गया, पहले दो तो श्योरली करेक्ट है, तो पहुंच गए हम आंसर तक। 49 क्वेश्चन, स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट। We all know in history it's a part of against partition of Bengal. Next one is about, चलो अभी रिलीजियस हिस्ट्री का अगर बुद्धिज्म का क्वेश्चन देखेंगे तो ये बोल रहे हैं बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हिनायना। सेम पहले क्वेश्चन में देखा था हिनायन, ये इसका एनोनिमस मतलब जो सेम एग्जैक्टली सिमिलर एनो सिनोनिमस कंसेप्ट है वो महायाना। तो उन्होंने क्या किया है, तो हमें यही चेक करना है ना इस क्वेश्चन में। तो हिनायना और महायाना का अल्टर चेंज कर दिया है इन्होंने। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज टू सेंट्रल टू हिनायना, दैट इज रॉन्ग, दैट इज सेंट्रल टू महायाना। स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग हो गया। दो तो श्योर बराबर है। थर्ड देखना है सिर्फ, थर्ड बोल रहा है बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटेनेंस बीइंग ऑन देयर पार्ट टू इट। यार इतना तो हिस्ट्री का पता ही चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो यार अच्छी चीज़ है, बोधिसत्व खुद का डिले कर रहा है। और रिलीजियस हिस्ट्री का जो मोरालिटी होता है, जो सेल्फ सैक्रिफाइस बोलते हैं, ये तो वही सेल्फ सैक्रिफाइस ही कर रहा है ना बोधिसत्व आज। थर्ड भी रॉन्ग, सही हो गया। तो दूसरे को तो देखना भी का जरूरत भी नहीं पड़ा, वहीं से आंसर तक पहुंच गए। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, ये क्या बोल रहे थे, डिवीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यार अगर डिवीजन होता तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो हमें पढ़ने में कभी कभार तो आता ही होगा ना। अगर आता ही नहीं पढ़ने में तो इसका तो नहीं है। अपने खुद के रीडिंग पे भरोसा रखो, बिकॉज हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी होती। अगर अगर ये चीज ऐसी होती डब्ल्यूएच में, तो हम डब्ल्यूएचओ को पढ़ने के वक्त हमें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पता ही होता, श्योरली। ये थर्ड बोल रहा है कि इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी स्पॉन्सर्ड बाय यूरोपियन एजेंसी। चलो ये भी ठीक है। थर्ड बोल रहा है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तो नहीं है, यूएन के तो सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपने को पता है। ये कट गया, ये कट गया। अब नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कितना ब्रॉड स्टेटमेंट है, सिर्फ बोल रहा है कि एक एनजीओ है। यार एनजीओ के तो बहुत सारे मतलब होते हैं, और इतना ब्रॉड कर दिया है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम वेस्टर्न घाट्स का देखा था ना, ग्रेट इंडियन और हॉर्नबिल कहाँ पाया जा सकता है, वेस्टर्न घाट्स का कितना ब्रॉड था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एनजीओ बोल रहे हैं सिर्फ, एनजीओ तो ये हो ही भी सकता है, श्योरली हो सकता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, टीब टीब पूछ रहा है, इनिशिएटिव कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी मतलब इकोसिस्टम के जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो उसके ऊपर ही बात करता है टीप। पहला बोलता है कि इट्स एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी। चलो कोई बात नहीं। आईएमएफ, ओके, आईएमएफ का बायोडायवर्सिटी से क्या लेना देना, ये तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखता है। व्हाट इट? तो यही ऐसे ही करता है यूपीएससी, ऐसे डाल देगा कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका जो मैंडेट है, मतलब जिसका जो मेन काम करने का तरीका है उससे कुछ रिलेटेड ही नहीं बायोडायवर्सिटी से। पहला तो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। और बचा टू, थ्री ओनली, एंड टू एंड थ्री। थ्री तो फिक्स है, टू देखना है सिर्फ। ये बोल रहा है इट इज एन ग्लोबल इनिशिएटिव, यस ऑब्वियसली, दैट फोकसेस ऑन ड्राविंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार। क्वेश्चन भी ये बोल रहा है इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। सेम ही बोल रहे हैं ना भाई, कुछ गलत अलग भी नहीं बोल रहा है। ये भी ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडायवर्सिटी। सेम, दो तो श्योर है, और अपने को पता है तीन तो श्योर करेक्ट ही, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट में थर्ड आ रहा है। हम आंसर तक पहुंच गए, आंसर सी। नेक्स्ट वन इज अबाउट रेड सेंडर्स। रेड सेंडर एक डेसिडुअस प्लांट है। ओके, तो हम देखेंगे इट इज अ ट्री स्पीशीज फाउंड इन अ पार्ट। कितना बोल रहा है कि पार्ट इन साउथ इंडिया। अगर ऐसा बोलते कि पार्ट ऑफ साउथ इंडिया ओनली इन मधुमलाई नेशनल पार्क, अगर ऐसा बोलते तो स्पेसिफिक हो जाता। और साउथ इंडिया अगर देखोगे, साउथ इंडिया तो इतना बड़ा रीजन है और ट्रॉपिकल एरिया में भी आता है, उसका बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। और रेड सैंडल उसमें एक इलाके में मिल गए तो भी स्टेटमेंट सही हो सकता है, और ये मिलता भी है आंध्र प्रदेश में, सीसाचलम नेशनल पार्क के अराउंड में ये मिलता है। ओके, तो ऐसे ही हो गया। सेकंड बोल रहे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब सेन अल्टरनेट अल्टर चेंजिंग द कंसेप्ट डेसिडुअस। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वजह से, डेसिडुअस फॉरेस्ट की वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डाल दिया, अल्टर चेंज कर दिया। तो मेरा कहना ऐसा नहीं है कि आप हर बार ऐसा देखो, लेकिन अगर आए ऐसा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए तो उसके सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे डाल के देखो, फिट करके देखो, पॉज करके ज़्यादा तौर पे थिंक करो, फिर आंसर मार्क करो, तो रॉन्ग हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। 54, ये बोल रहा है 54 का जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। अगर कोई भी अच्छा इनिशिएटिव है ना, कौन सा भी अच्छा इनिशिएटिव, कौन सा भी अच्छा प्रोग्राम, पॉलिसी, तो उसके नीचे जो ऑप्शन में अच्छी बातें बोलेंगे ना, अच्छी बातें, तो सारी करेक्ट हो गई। अगर कोई नेगेटिव चीज़ यूपीएससी बोल रहा है, तो ऑप्शन में अगर जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, तो उतने नेगेटिव उसके आंसर रहेंगे। गॉट इट? मतलब ब्रॉड एलिमेंट देखो। अब यूएन रेड बोल रहा है, तो नीचे पॉजिटिव कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि यूएन रेड इज अ गुड इनिशिएटिव टू इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन और रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। तो पहला बोल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अच्छी चीज़ है, रॉन्ग, सही हो गया। रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अच्छी चीज़ है, रॉन्ग, सही हो गया।
थर्ड बोल रहा है कि पॉवर्टी रिडक्शन। कुछ लोग सोचेंगे कि यार यूएन रेट की वजह से डायरेक्टली पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होगा? यस, हो सकता है, लेकिन मैंने जो बोला है ट्रिक आपको लॉजिकल गेस कि यार अच्छी बात का अच्छा ऑप्शन सारे सही आएँगे। उसके उसके ऊपर आँख झोंक के आँख लगा के भरोसा रखो और तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट वन, ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल। इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिज़नेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड एंड क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीनहाउस गैस एमिशन। ओके, चलो इसको होल्ड करते हैं। सेकंड बोल रहा है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूएन टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। यार कौन सा भी वर्ल्ड का ऐसा तो प्रोटोकॉल रहेगा नहीं कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को ही मदद करेगा, डेवलप कंट्रीज को छोड़ देगा। और ये वर्क भी नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो गया। सी बोल रहा है इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट रैटिफाइड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ कंट्री। यार और तो कभी रैटिफाई नहीं करेंगे, और रैटिफिकेशन का मतलब है कि पहले साइन करेंगे, फिर उसकी जो डोमेस्टिक पार्लियामेंट और समथिंग असेंबली है उसको साइन करेगी, फिर वो रैटिफाइड होगा, मतलब उसका लीगल कुछ तो भी बनेगा कंट्री में। तो कितना टीडियस प्रोसेस है, और सब कंट्रीज ने अभी तक कर लिया। कितना कितना स्पेसिफिक बोल रहा है और कितना मतलब गलत बोल रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब सेकंड और थर्ड तो रॉन्ग हो गया। थर्ड है कि इट इज वन ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेड इनिशिएटिव होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। पहले ए में बोल रहा है उसका ओवरऑल मीनिंग बोल रहा है, थर्ड लास्ट में बोल रहा है कि उसका उसको किसने बनाया। गॉट इट? और यहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। वर्ल्ड बैंक का तो डायरेक्टली ग्रीन हाउस की गैस के रिलेशन में कुछ संबंध नहीं ज़्यादा, तो हम पहले स्टेटमेंट के जाएँगे बिकॉज़ इट्स मोस्ट रिलेवेंट। ओके? पहले पे जाएँगे, पहला बराबर भी है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल ये क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कर रहा है। ओके? इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करेगा कि कुछ तो भी ऐसा अलग ऑर्गेनाइजेशन, और एग्जांपल यहाँ पे नीति आयोग का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का है। तो यहाँ पे जानबूझ के नीति आयोग डाल देगा। तो अपने को यहाँ पे एक बार देख के थिंक करना पड़ेगा कि यार इसका नीति आयोग सच में अगर नीति आयोग है तो नीति आयोग को करेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर एक बार सोचने को अपने को करना चाहिए, तो फिर यहाँ पे से अपने को पता चलेगा कि तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का है, तो हम यहाँ से इसको करेक्ट रॉन्ग कर देंगे। तो 1 गया, 1 गया। 3 तो दोनों में है, 3 तो सही होगा। सेकंड देखेंगे चलो। ये बोल रहा है कि इट इज़ हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यार ऑब्वियसली भाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल है, तो ये क्या कर रहा है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड माइक्रो प्रूडेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है इकोनॉमिक्स का, तो ऑब्वियसली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी। तो दूसरा तो सही आएगा। तो अपना आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21। ओके? उसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या ठीक है, कुछ इफ्स एंड बट्स ने इस स्टेटमेंट में हम होल्ड पे रखेंगे, और उसके सही होने के चांसेस अराउंड 70% है, गलत होने के 30% है। अगर सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, ये बोल रहा है कि इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑफ ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। ओके? इतना पर्टिकुलर बताया है। ओके? इतना पर्टिकुलर स्टेटमेंट बताया है। अगर हमें नहीं भी पता स्टेटमेंट, तो हम इसको ज़्यादा स्पेसिफिक होने की वजह से गलत कर सकते हैं। और पहला यार उसमें कुछ सही होने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम ए की तरफ जा सकते हैं अगर हमें अटेम्प्ट करना होगा तो। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट सत्यशोधक समाज। यार अगर इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ तो भी पूछ लिया हिस्ट्री का, तो हम उसके नाम के उसका एटिमोलॉजी है उसके ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं सत्यशोधक। बिहार बिहार की हिंदी तो नहीं है ऐसा। गुजराती भी शब्द लग नहीं रहा, और पंजाबी भी नहीं लग रही, और ये लग रहा है मराठी शब्द है। तो इसे हम वर्ड को एटिमोलॉजी देख के भी हम उसको भाप सकते हैं कि यार कौन से स्टेट का हो सकता है। ओके? तो ऐसा होप्स लूज़ नहीं करना है, पड़ती कि आपको सत्यशोधक समाज पता ही होना चाहिए। अगर ठीक है, मतलब अभी तो सबको पता होगा, लेकिन मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि अगर 2026 में भी ऐसा कुछ आए, ओके? तभी भी आपको घबराना नहीं है, आपको उसका एटिमोलॉजी देखना है, वो कौन से स्टेट का भाषा के सिमिलर लग रहा है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मराठी, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। ओके? तो ऐसा चीज़ें अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट साइंस, वायरस कैन इन्फेक्ट। यहाँ पे कैन बोल रहा है, कैन बोल रहा है मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है। अगर पॉसिबिलिटी बता रहा है, और इस दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है, ओके? और कैन भी बोल रहा है मतलब अभी भी नहीं होगा, तो कभी-कभी तो हुआ होगा, और इन सम फॉर्मेट और अदर कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, कैन बोल रहा है तो। तो इस टाइम पे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम ऑल ऑफ द अबव पे जाएँगे बिकॉज़ कैन बोल रहा है, ओके? अगर यहाँ पे मस्ट होता, अगर वायरस अफेक्ट्स ओनली तो होगा, तो हम अलग सोच सकते थे, लेकिन कैन बोल रहा है तो हम ऑल ऑफ द अबव पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। यहाँ पे बोल रहे हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट मतलब शिफ्ट कर रहा है, ओके? तो क्या, और बेस इरोजन भी कर रहा है, मतलब ऐसा जो बेस है कंट्री का उसका फाइनेंशियल इरोज कर रहा है, और उसका जो प्रॉफिट है बचा वो शिफ्ट कर रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, माइनिंग ऑपरेशन। यार माइनिंग में तो प्रॉफिट शिफ्टिंग का कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल नहीं रहा है ना, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि कर्बिंग द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज को होल्ड रखेंगे। एक नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। यार जेनेटिक रिसोर्स की तो कुछ बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अगर जेनेटिक रिसोर्सेज का कुछ होता, तो एक टर्म में ही मेंशन होता, कभी जीन्स वीन्स समथिंग वुड हैव मेंशन्ड इन द टर्म इटसेल्फ। ओके? यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो यार ये भी जेनेटिक रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा ही ऐसा अलग ही लग रहा है, ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में तो
क्या ही प्रॉफिट शिफ्ट करेंगे? प्रॉफिट शिफ्ट तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ ही करेंगी ना टैक्स इवेड करने के लिए। गॉट इट? तो इसी टर्म से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं डिस्पाइट कि वी डोंट नो द एग्ज़ैक्ट टर्म। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन वेयर प्रपोज्ड टू बी सेट अप इन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी फैक्चुअल, इनको हम स्किप कर सकते हैं फॉर श्योर, बिकॉज़ हमें अराउंड 90 अटेम्प्ट करने हैं, तो इन क्वेश्चन को हम ईज़िली स्किप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन उसी टाइप का है कि जिसे हम स्किप कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, उसका पर्पस पूछ रहा है यहाँ पे। पहला बोल रहा है प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल डिस्ट्रिक्ट। अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ऐसा आपका चैरिटेबल चैरिटेबल लगने का है थोड़ा, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बिकॉज दे आर सेइंग, उसका नाम में ही छुपा है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब उसका मतलब ही यही है कि कुछ तो भी किसी को सपोर्ट करता है। ओके, तो ये प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन ये तो गवर्नमेंट की एजेंसीज करेंगे ना, एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। गॉट इट? तो ये तो रहेगा नहीं, ये तो कट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब उनको सपोर्ट कर रहा है जो माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से जिसको कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कुछ मतलब डिजीज हो रहा है एग्जांपल वो सिलिकोसिस होता है, जो लोग कोल माइंस के आजू-बाजू रहते हैं ना, उसको सिलिकोसिस होता है उस डस्ट की वजह से। तो इससे अफेक्टेड लोगों के लिए ही ये फाउंडेशन काम करेगा। बिल्कुल सही है, बिकॉज़ नाम में ही लगा है फाउंडेशन। थर्ड बोल रहा है कि ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू इश्यू लाइसेंसेस। यार ये तो इतना गवर्नमेंट का मेन एजेंसी तो है नहीं कि लाइसेंस इश्यू करेगा। लाइसेंस तो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इश्यू करेगा ना, ऑब्वियसली। थर्ड तो श्योर रॉन्ग है। ओके, और 2 तो सिर्फ बराबर है, और पहला तो हमने पहले ही कट कर दिया, तो बी आंसर। टिक कर सकते हैं। व्हाट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन स्वयं। यार एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस टाइम में वो ये स्कीम लॉन्च हुई होगी, तो इसे हम स्किप कर देंगे अब। अभी इसका हमें कोई काम नहीं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है मोंटेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रॉम द स्पेक्ट्रम इटसेल्फ। ओके, अभी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। एक क्या करते हैं कि दो चीजें ना एक में एक दूसरे से रिलेट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन में। ओके, अगर अजंता और महाबलीपुरम को तो अगर रिलेट करेंगे तो ये बोल रहा है कि बोथ वर बिल्ट इन सेम पीरियड, और अराउंड 90% ऑफ टाइम ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कंटेम्प्रेरी कुछ भी दिया होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में, तो यूपीएससी अराउंड 90% तक तो उसको गलत ही देता है। ओके, बिकॉज इसके अगर ठीक है, अगर नॉलेज बेस से जाएंगे तो अजंता तो बहुत पुराना है, बुद्धिज्म जैनिज्म से उस टाइम से है। ओके, और महाबलीपुरम तो पल्लवास के पीरियड में आया था साउथ इंडिया में। ओके, तो सेम पीरियड में अगर आया क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी का कुछ भी, तो एक बार पॉज लीजिएगा और एक बार अच्छे से सोचिएगा, देन टिक योर आंसर। ओके, तो ये सेम पीरियड का रॉन्ग हो जाएगा, पहला रॉन्ग हो गया। ओनली 3 बचा है हमारे पास। और सेकंड में बोल रहा है कि बोथ बिलोंग टू सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। कैसे हो जाएगा? ये तो हिंदू हिंदू आर्किटेक्ट्स है, अजंता में बुद्धिज्म और जैनिज्म है, तो सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। यार पुरानी हिस्टोरिकल है, पहले तो रॉक कट ही थे ना, बाद में ब्रिक्स का यूसेज आया, पहले तो रॉक कट ही मॉन्यूमेंट्स थे, तो ये तो तीसरा तो सही है, तो एक ही ऑप्शन है इसका बी, तो हम उसके ऊपर जाएँगे। विथ रेफरेंस टू बिटकॉइन्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, फर्स्ट थिंग, बिटकॉइन्स एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। ओके, जो एनोनिमस पेमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, जो एनोनिमस पेमेंट की वजह से यूज़ करते हैं, और उसका ट्रैकिंग यार क्यों, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कहीं पे एक जगह पे नहीं रहता, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स गवर्नमेंट इसको बैन करती है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट इज़ बैंड, एंड इन इंडिया 30% जो इनकम पे जो टैक्सेशन है ना, वो बिटकॉइन के अर्निंग पे भी है, ऑनलाइन इनकम की वजह से। ओके, तो इसको गवर्नमेंट कम करना चाहती है, इसलिए क्यों कम करना चाहती है? बिकॉज इट इज़ एनोनिमस। ओके, और एनोनिमस इसलिए बिटकॉइन्स आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाती, इसलिए वो इसको ऑनलाइन इनकम पे टैक्सेशन बढ़ाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज़ नो कंट्री कैन इवन ट्रैक द बिटकॉइन्स, बिकॉज़ कंट्री के कुछ ज्यूरिसडिक्शन में इसका कुछ वर्किंग है ही नहीं। पहले तो रॉन्ग हो गया। ओके, तो पहला रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट निकल गए। और थी तो फिक्स श्योर सही है, तो सेकंड को अपने को देखना है। सेकंड बोल रहा है कि एनीवन विथ बिटकॉइन एड्रेस जिसके पास है, कैन मतलब पॉसिबिलिटी, सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनीवन एल्स विद द बिटकॉइन एड्रेस। यार कैन बोल रहा है तो मतलब पॉसिबिलिटी तो श्योर ही है, सेकंड तो सही है। ओके, थर्ड भी देख लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंट विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। एग्जैक्टली, पॉसिबिलिटी सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो अपन आंसर पे आ जाएंगे बी, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी ऐसा अगर पूछेंगे ना, तो मैंने पहले बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो अल्टर चेंज कर देते हैं। ओके, और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है भी ब्रिक्स का। ओके, पर इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे अपिक लिख दिया है, बिकॉज एक ही नाम चेंज करना है ना, सिर्फ ब्रिक्स की जगह पे अपिक डालना है, उनको भी अच्छा होगा पेपर सेटर को, बिकॉज उसको भी ज़्यादा हेडेक नहीं चाहिए। गॉट इट? तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शैनबाई। तो इतना तो हमें पता चाहिए कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब ये नॉलेज स्पेसिफिक ऑप्शन जहाँ से हम टिक कर सकते हैं। ये तो हमने लॉजिक की वजह से कर दिया, बी ओनली। गाइडगिल कमिटी इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, इज वेरी बेसिक क्वेश्चन।
अभी केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विथ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ओके, तो अपने पास एक रिपोजिटरी चाहिए जिससे हम हिस्ट्री के ऐसे स्पेसिफिक फैक्ट्स हम याद कर सके किसने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ओके, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते, ये तो अपने को पता ही चाहिए और ये डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रॉम बुक है। ओके, तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ओके, अब गल्फ कोऑपरेशन के काउंसिल अगर लोकेशन देखी जाए तो पर्शियन गल्फ के अराउंड की कंट्रीज जो कि ऑयल एक्सपोर्टर है और गैस एक्सपोर्टर है, उन कंट्री का एक कोऑपरेशन है। गॉट इट? और अगर हमें कुछ पता भी नहीं है ना, तभी भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जैक्टली लाइक इन द वे कि सपोज अब कंट्रीज का डिप्लोमेटिक रिलेशन अदर्स कंट्रीज के साथ कैसा है वो अपने को पता चाहिए। ओके, एग्जांपल मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में ईरान जो कंट्री है उसका शिया थियोक्रेसी है। ओके, और सऊदी अरेबिया का अगर देखेंगे तो मोनार्की है। ओके, सुन्नी मोनार्की। तो शिया सुन्नी का पहले से भी नहीं जमता, ओमान से भी ईरान का और ईरान का कुवैत से भी इतना ज़्यादा जमता नहीं है। ओके, मतलब ये तीनों तो एक ही, मतलब यहाँ पे ऑड वन आउट निकालेंगे अपन। तो बी, सी और डी तीनों जो कंट्रीज़ है, उनके रिलेशन एक-दूसरे के साथ अच्छे भी है और वो डायरेक्टली बॉर्डर शेयर भी करते हैं पर्शियन गल्फ से। गॉट इट? तो उनके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर ईरान भी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन उसके रिलेशन बाकी कंट्रीज़ के साथ इतने अच्छे नहीं है। और ये वही पूछ रहा है कि नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ईरान का ही यहाँ पे कट करने का हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की कंट्री तो जेन्युइनली हमें पता चाहिए, बट अगर नहीं भी पता तो हम उसके ब्रॉडर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और ब्रॉडर डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा पैनिक नहीं करना है अगर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को आपको आपको मेंबर्स नहीं पता तो आप इक्वेशन में भी स्किप कर देते हैं। ओके, लेकिन हमें ऐसा कुछ तो भी ट्रिक्स और लॉजिक्स और ओवरऑल अपना कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अगर गोल्ड का देखेंगे ना, तो मोस्ट हमारा गोल्ड है ना तो इम्पोर्ट होता है। ओके, और गोल्ड इम्पोर्ट होता है तो हमारा इम्पोर्ट बिल उस पे बहुत ज़्यादा आता है और उससे रुपये का डिप्रिसिएशन भी होता है। गॉट इट? और डॉलर का हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज का कम भी होता है। गॉट इट? तो हम क्या करते हैं, हमारा एक ब्रॉडर थीम जो है ना गोल्ड के प्रति, तो हमें गोल्ड का इम्पोर्ट कम करना है एक्चुअल में। गॉट इट? और हमारी कंट्री में जो तो गोल्ड है पड़ा हुआ लोगों के पास जो कि घर में आइडल पड़ा है, तो उसको इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सिस्टम में हमें मर्ज करना है। ओके, ये रहा ब्रॉड पर्सपेक्टिव अबाउट गोल्ड। तो अभी क्वेश्चन उसी पे आएंगे 100%। इफ यू नो एनीथिंग और एनीथिंग ब्रॉड अबाउट एनी सेक्टर, तो आपको उस सेक्टर के एग्जाम्पल्स और ऑप्शन सॉल्व करने में बहुत ईजी जाएगा 100%। अगर पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो बोल रहा है कि टू ब्रिंग आइडल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड, ओके, इन टू द इकोनॉमी। यार कितनी अच्छी बात बोल रहा है, अगर आइडल गोल्ड घर में पड़ा है और गोल्ड मोनेटाइजेशन का स्कीम है। मोनेटाइजेशन का मतलब भी अगर देखोगे तो उसको फाइनेंशियल मर्ज करना। ओके, फाइनेंशियली उसको एक्टिवेट करना। तो अगर उसका मतलब से जाओगे तो भी आप सही कर सकते हो और अगर ब्रॉड थीम की वजह से जाओगे ओवरऑल गोल्ड का पर्सपेक्टिव तो भी आप इसको सही कर सकते हो। ओके, सेकंड बोल रहा है टू प्रमोट एफटीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। यार ये तो एफटीआई का कुछ बोल नहीं रहा है ना यहाँ पे, बिकॉज अगर एफटीआई आएगा तो ज्वेलरी सेक्टर में आएगा। गॉट इट? गोल्ड सेक्टर में क्यों आएगा? और स्कीम में ऐसा एफडीआई का कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ बोल भी नहीं रहे। और अगर बोलता भी तो प्रमोट एफडीआई गोल्ड स्कीम ऐसा कुछ तो भी नाम रहता ना। अगर एफडीआई का कुछ बोल ही नहीं रहा क्वेश्चन में, तो ये तो अचानक ऐसे ही डाला हुआ स्टेटमेंट ऐसे हमें समझ आता है। तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड रॉन्ग हो गया तो दो स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड बोल रहा है कि टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट। अगर पहला स्टेटमेंट रखोगे बिकॉज कि अगर आइडल गोल्ड को बाहर निकालना है तो उसको मोनेटाइज करना है, तो उससे भी हमारा इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स कम ही होगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट दोनों को एक दूसरे को मतलब सपोर्ट कर रहा है, तो आएगा तो दोनों साथ में ही आएगा या तो दोनों नहीं आएगा। और दोनों नहीं आने का एक भी ऑप्शन नहीं, दोनों साथ आने का एक ऑप्शन है, 1 एंड 3। तो हम सी की तरफ जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यार ये बहुत मतलब कॉन्टेस्टेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का और ये चाइना का है। ओके, ईज़ी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट मुद्रा योजना। ये बोल रहा है कि ब्रिंगिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत ब्रॉड सिस्टम है। ओके, एक सीड फंड किशोर, तरुण और युवा इस कैटेगराइज़ करके एक सीड फंड देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। तो ऐसे बड़ी-बड़ी ब्रॉड स्कीमों के अपने को मैंडेट और ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। ओके, तो उसका ए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन। अब आपको लगेगा कि यार शेल गैस तो मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ पे बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर शेल रिसोर्सेज फाउंड। पहला बोल रहा है कि कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो स्टूडेंट्स अगर कैम्बे बेसिन में 0.001% भी वो शेल गैस मिल गया है, तो भी यूपीएससी ऐसा नहीं बोल सकता कि कैम्बे बेसिन में शेल गैस नहीं मिलता। गॉट इट? तो अपने को ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल ऑफ द अबव पे ही जाना है। बिकॉज़ इन सम फॉर्म और अनदर कि थोड़ा पर परसेंटेज में तो वहाँ पे शेल गैस अवेलेबल ही होगा, श्योर। ओके? तो ऐसे और ऐसा तो होगा नहीं कि यार आज तो नहीं मिला कावेरी बेसिन में, सपोज़ आज कावेरी बेसिन में शेल गैस 0% है और यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर अभी 2026 में पेपर ले लिया और अराउंड 2028 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का रिपोर्ट आया कि कावेरी बेसिन में अराउंड
कंट्री का 90% ऑफ शेल गैस मिला नीचे के सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो यूपीएससी तो यहाँ पे झूठा साबित हो जाएगा। तो यूपीएससी को ऐसा करना भी नहीं है कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है तो आगे भी रिलेवेंट है। इसलिए अगर मिलता होगा तभी ही क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम करेंगे। ओके? तो आप रिस्क ले सकते हैं डी को जाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये सबको पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना। अगर नहीं भी पता तो भी एक-एक स्टेटमेंट हम बारीकी से देखेंगे कि कौन-सा स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके? अब थर्ड स्टेटमेंट अगर देखोगे तो सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज़ गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। ओके? तो अगर यार उसका पति मतलब स्पाउस ही मर गया, तो उसको तो मिलना चाहिए ना भागीदारी। तो स्टेटमेंट हम यहाँ से सही कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखोगे तो ओनली वन मेंबर, ओनली जानबूझ के डाला हुआ है ओनली, सेकंड को रॉन्ग कर देंगे। ओके? 1 और 3 और 1 ओनली। 1 तो श्योर बराबर है, 3 भी तो हमने बराबर ही किया, तो ऑप्शन का आंसर हो गया 76 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीईपी बोल रहा है, जो कि मैंने रिसेंटली जॉइन किया नहीं, तो वो एशियन के रिलेटेड में ही है। ओके? जो द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल। कौन से आइटम्स पे एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेवल होता है। यार सीलिंग फैन्स भी बहुत ज़्यादा यूनिट खर्च करता है, गीजर्स तो बहुत ज़्यादा, और ये ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप्स भी करता है। तो अपने को एनर्जी एफिशिएंसी के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ऑल को स्टार लेवल लगाएँगे। तो इट्स वेरी गुड थिंग ना, दैट्स व्हाई डी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर। इस वर्ड पे ध्यान रखो, थर्मोन्यूक्लियर मतलब ये कुछ तो भी थर्मल प्लस न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा है। तो चलो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। इट कैन यूज़ थोरियम एज़ अ प्लेस ऑफ यूरेनियम, चलो पावर जनरेशन वन थिंग। लास्ट थिंग देखेंगे, इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेटर। न्यूक्लियर का तो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, गलत हो जाएगा। थर्ड सी देखेंगे, इट कैन ड्रास्टिकली इम्प्रूव। फिर कितना स्पेसिफिक बोल रहा है और कितना मतलब सडन स्टेटमेंट है, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके? और सॉरी, दी इज़ नॉट रॉन्ग, लेट मी करेक्ट, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन वन्स अगेन। थर्मोन्यूक्लियर अगर बोल रहा है ना, तो अगर तीसरा देखेंगे कि इट कैन ड्रास्टिकली इम्प्रूव, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्मल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी लेकर ही बोल रहा है। बी अगर देखोगे तो ये बोल रहा है कि इट कैन अटेन ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन। सैटेलाइट का तो कुछ यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है, दो तो कट हो गया। अब पहला बोल रहा है इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम, अभी बोल रहा है, और लास्ट में बोल रहा है इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। कितना ब्रॉड है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि थोरियम और यूरेनियम, ओवरऑल पावर जनरेशन पे, और मतलब इसने सब समेट लिया। इसमें एक डी में सपोज डी का इतना वाइडनेस है और ए का उसमें आ ही जाता है। 40 अपने को प्रॉपर आंसर आया यहाँ पे, जो कि मोस्ट रिलेवेंट है 79 का। ओके, गॉट इट। अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इस टाइप ऑफ पेयर्स अपने को पता चाहिए, यहाँ पे कुछ लॉजिक लगता नहीं, लेकिन अगर लगता तो हम निकाल लेते कि, बट सम क्वेश्चंस में कुछ लगता नहीं, वहाँ पे हमें पता चाहिए तो पता चाहिए। ओके, तो ऐसे ऐसे टर्म्स आपको याद करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। चलो इसको होल्ड करते हैं। अगर और उस टाइम में ये करंट अफेयर्स में भी था, तो उस टाइम के स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए। ओके, बिकॉज इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज वेरी बिग मोमेंट फॉर इंडिया एंड फ्रांस। ओके, सेकंड स्टेट में बोल रहा है कि द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स। अब ये ऑल का टिक हम अराउंड फोर्थ टाइम लगा रहे ऑन सिंगल पेपर, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा सेकंड। ओके, तो उसका आंसर बनेगा, और ये उसी टाइम लॉन्च हुआ था, 81 का आंसर हो जाएगा फिर ए, बिकॉज इट लॉन्च इन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। नेक्स्ट बोल रहा है कि यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। अब यहाँ पे बोल रहा है स्टेबिलिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे ये जो बी है ना, एक करेक्ट आंसर है। एजेंसी ऑफ ईयू दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्रीज सो दैट देयर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज get interoperated and they can mutually increase the national economic power of European countries. Got it? तो 82 का आंसर हो जाएगा अपना बी। ओके, अगर यहाँ पे हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट, एजेंसी क्रिएटेड बाय ईयू, अभी एजेंसी बोल रहा है टू डील विद इंपैक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज। यार फिर तो कुछ तो भी डिफेंस रिलेटेड एजेंसी बनाएंगे ना, और पुलिसिंग एजेंसी बनाएंगे कुछ तो भी, और इमिग्रेशन बेस्ड एजेंसी बनाएंगे। स्टेबिलिटी मैकेनिज्म बनाने की क्या जरूरत हुई, तो कट हो जाएगा। एजेंसी ऑफ ईयू टू डील विद बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड। ओके, ये भी गलत है। ओके, गॉट इट। तो बी इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन अगर लगाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या-क्या होगा? तो पहला है रिडक्शन इन वीड, ऑब्वियसली बिकॉज़ ड्रिप इरिगेशन एक पर्टिकुलर वाटर फ्लो जस्ट फॉर प्लांट देता है, तो बाकी की सराउंडिंग एरिया में, मतलब ऐसे एरिया में पानी जाएगा ही नहीं, तो वीड आएगा ही नहीं, ये तो सही है। रिडक्शन इन द सॉइल सैलिनिटी, इसको होल्ड करते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। यस, अगर फ्लड से इरिगेशन करोगे तो ऊपर का जो
पार्ट होता है सॉइल का, सॉइल हॉरिज़न का ऊपर का पार्ट, जो कि वेरी फर्टाइल होता है और क्ले टाइप होता है, तो ये बह जाता है। तो सॉइल का क्या होता है, वहाँ पे इरोजन होता है, तो ड्रिप इरिगेशन से ये हम कम कर सकते हैं। ओके, बट अगर सेकंड स्टेटमेंट अगर देखोगे कि ड्रिप इरिगेशन से डायरेक्टली सैलिनिटी कम नहीं होगा, बट कम होगा इनडायरेक्टली। कैसे? अगर ड्रिप इरिगेशन कम यूज़ नहीं करेंगे तो फ्लड इरिगेशन यूज़ करेंगे, और फ्लड इरिगेशन यूज़ करेंगे तो सॉइल सलाइन होगा। गॉट इट? तो सॉइल सलाइन इसलिए नहीं होगा कि हम फ्लड इरिगेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? बट इससे नहीं होगा कि ड्रिप इरिगेशन डायरेक्टली यूज़ कर ले और सॉइल सैलिनिटी कम होगा। ऐसे ही डायरेक्टली उसका कुछ मतलब इफेक्ट एंड कॉज़ नहीं है। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। दैट्स व्हाई 1 एंड 3 इज़ करेक्ट। बट अगर यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन रहता 1, 2 और 3, तो हम उसी पे जाते। बिकॉज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉइल सैलिनिटी भी ड्रिप इरिगेशन से कम ही होता है, बट इनडायरेक्टली होता है। लेकिन उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे फ्रेम किए, तो वहाँ पे तीनों स्टेटमेंट दिए ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी गोइंग फॉर ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन अवर फ्रॉम डिजिलॉकर, एडवांस टेक्नोलॉजी कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड सिटीजन के एम्पावरमेंट के लिए डिजिटली। ओके, तो इससे कुछ अच्छी चीज़ें होगी ऑब्वियसली। ये बोल रहा है इट इज़ अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ओके, यार ऑब्वियसली अगर डिजी लॉकर है उसके नाम में भी डिजी है। देखो अनफोल्ड करेंगे ना स्टेटमेंट को, अगर ब्रेक करेंगे तो डिजी बोले तो इसका मतलब डिजिटल ही होगा, और लॉकर है मतलब डिजिटल लॉकर कि जो अपना वर्ल्ड में कुछ तो भी रखते हैं। गॉट इट? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बराबर हो जाएगा। सेकंड में बोल रहा है कि इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। अगर आपको स्पेसिफिक पासवर्ड और यूजर आईडी पता है तो आपकी रिपोजिटरी से डिजिटली आप कहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का, अभी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है अभी पढ़ने में। ओके, नेक्स्ट वन, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे। ओके, कि यूपीएससी हमेशा ब्रॉड पैरामीटर्स पे फोकस करता है और क्वेश्चन वही से आते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है CO2। गॉट इट? तो उनको जस्ट इतना चाहिए कि यार एयर क्वालिटी इंडेक्स में CO2 का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन में या नहीं करते, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। गॉट इट? बिकॉज CO2 इज इंपॉर्टेंट गैस। अगर आप सब याद कर मतलब याद तो होना चाहिए, अगर नहीं भी होगा याद, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो मिनिमम पता होना चाहिए। और मोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर क्वालिटी इंडेक्स में यूज़ नहीं करते। ओके? और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हम डायरेक्टली आंसर तक पहुँच जाएँगे। इतना ईज़ी होता है। जस्ट एक ऑप्शन पता हो और डायरेक्टली टुवर्ड्स आंसर्स। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट? ओके, चलो हमें इस स्टेटमेंट का एस्ट्रोसैट के रेफरेंस में कुछ पता ही नहीं, तभी हम कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन? अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री। यार ऐसा थोड़ी है। यूएसए है, रशिया है, जापान है, जर्मनी है, चाइना है, बहुत सारे कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है। ओके, तो वो भी तो लॉन्च कर सकते हैं ना। इतना स्पेसिफिक बता रहा है, इतना पर्टिकुलर बता रहा है, तो यही से हमें अंदाजा लग रहा है कि यार कुछ तभी इन्होंने मॉर्फ और मैन्युफैक्चरिंग किया है स्टेटमेंट में। ओके, तो यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर यूपीएससी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स दे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उसको गलत लिखता है। ओके, तो क्वेश्चन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा, अपन आंसर तक पहुंच जाएंगे, आंसर डी। Next, with reference to economic history of medieval India, the term Aragatta means it's an bonded labor, land grants made to military officer, water will. It is water will because term mentioned in the NCERT. Okay, that's why NCERTs are very important for UPSC. चलो, इस क्वेश्चन में हम इलिमिनेशन का यूज करेंगे। अब कौन से ऐसे कल्चरलिस्ट में जो डायनेस्टिक हिस्ट्री अगर देखेंगे तो मेमोराइजिंग ऑफ क्रोनिकल्स एंड इपिक टेल्स वाज प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले देखेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे श्रमणा। यार श्रमणा तो एक मूवमेंट थी, बुद्धिज्म और जैनिज्म के द्वारा स्थापित हुई एक हेटेरोडॉक्स मूवमेंट थी जो को ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ लड़ती थी। ओके, दैट्स व्हाई दिस वन इज रॉन्ग। सेकंड, परिरजका, ये तो बुद्धिज्म के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। ओके, मतलब रिनाउंसिएशन, बुद्ध ने घर छोड़ा था उसको परिरजका बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज अबाउट अग्रहारिका। अग्रहारिका एंड चेरी दोनों एक विलेज के टाइप है। ओके, तो ये भी नहीं आएगा, तो लास्ट ऑप्शन बचा अपने पास मगधा, तो इसके ऊपर हम जाएंगे और ये सही भी ऑप्शन है। चलो, अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ओके, दैट वी कैन स्किप इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो, इट इज कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन, और आपको पता भी होगा इसको मोम भी बोलते थे, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ओके, मेड इंडिया द सेकंड कंट्री, सेम which we logic used in this statement we can use in this. India is the second country to have spacecraft orbit the Mars after USA. यार चाइना ने भी किया है, रशिया ने भी किया है, और इंडिया इज नॉट जस्ट द सेकंड कंट्री ना। ऑब्वियसली कितना पर्टिकुलर क्वेश्चन, कितना स्पेसिफिक, इतना नैरो कर दिया स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड निकाल देंगे, अपने पास 1 एंड 3 ओनली ये बचा है। अगर तीसरा देखेंगे, मेड इंडिया इज द ओनली कंट्री
to be successfully making its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt. और आपको पता भी होगा कि यार मॉम ऐसा मिशन था कि पहले अटेम्प्ट में इंडिया ने कर दिया और बहुत कम खर्चे में किया। इवन यूएसए का जो मूवी है इंटरस्टेलर, उसके अराउंड उसके खर्चे में उसको जितना खर्चा लगा था उतने में इंडिया ने मार्स पे मॉम मिशन भेज दिया था। तो ये बहुत बहुत रिनाउंड इंडिया का अटेम्प्ट था। दैट्स व्हाई थर्ड इज करेक्ट। तो हम आंसर्स तो पूछ चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सूरज स्प्लिट के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे तो आपको ये फैक्चुअल नॉलेज है और इतना तो आपको पता चाहिए कि बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में वो बन नहीं रही थी, इसलिए सूरज स्प्लिट हुआ था। द प्लान फॉर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इनिशिएटेड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके, क्या था उसका आंसर? इंडिया शुड बी गिवन डोमिनेंट स्टेटस। पहला बोल रहा है इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यार ब्रिटिशर्स, और ऑलवेज कीप इन माइंड इन मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी ऑलवेज ब्रिटिशर्स के नेगेटिव स्टेप्स ना और ब्रिटिशर्स की जो मतलब खराब चीज़ है उसको हाईलाइट करेगा ऑलवेज। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने को तो उन्होंने बोला भी नहीं था और ब्रिटिशर्स दे भी नहीं सकते थे, बिकॉज दे वांट कॉलोनियल, दे वांट इंडिया एज अ कॉलोनी टू फंड ब्रिटेन ब्रिटेन ओके एक सेकर गॉट इट। तो पहला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड, इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। यार ये तो बाद में आया था कैबिनेट मिशन के बाद में। ओके, तब ओके तो पहले तो नहीं था। तो सीक्वेंस और टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखेंगे इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद कंडीशन दैट शी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ। कितना इजी, मतलब कितना सिंपल स्टेटमेंट है। और व्हाई इंडिया शुड एक्सेप्ट दैट वो भी कॉमनवेल्थ ज्वाइन करेगा बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस और डोमिनेंट स्टेटस। तो दैट्स व्हाई डी इज योर करेक्ट आंसर। अगर मैपिंग का क्वेश्चन देखोगे तो बोध गया, बागेलखंड, और जितने ज़्यादा स्टेटमेंट्स आंसर क्वेश्चन में उतने ही उसको सॉल्व करने का तरीका ईजी होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे शिरडी, अगर शिरडी देखोगे कि महाराष्ट्र के इस इलाके में आता है। ओके, और विदर्भ ईस्टर्न महाराष्ट्र में आता है, नागपुर, चंद्रपुर। ओके, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो रॉन्ग हो जाएगा। नासिक भी यहीं पे आता है समवेयर। ओके, और मालवा ऊपर का एमपी का और गुजरात का और ऊपर का महाराष्ट्र का हिस्सा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ, फोर गया, थर्ड भी गया है। ओके, तो ऑप्शन बचे 2 एंड 5 एंड 1, 2 एंड 4। लेकिन हमें पता है कि तिरुपति, यार इतना तो पता कि रायलसीमा के पास है, बिकॉज रायलसीमा एक प्लेटू है। ओके, तो हम उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पॉलिटी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय। और यू नो फेडरलिज्म अगर देखेंगे तो फेडरलिज्म का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो राज्यसभा है, बिकॉज इसको स्टेट हाउस भी बोलते हैं, बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। बिकॉज स्टेट के एमएलए इसको इस इन एमपीओ को चूज कर भेजते राज्यसभा में। ओके, तो लोकसभा बाई सिंपल मेजोरिटी तो होएगा ही नहीं, कभी भी नहीं होएगा। सेकंड बोल रहा है कि लोकसभा सेम, ये भी रॉन्ग। थर्ड बोल रहा है कि राज्यसभा बाई सिंपल मेजोरिटी। अगर सिंपल मेजोरिटी से करेंगे तो कभी भी पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा की सिंपल मेजोरिटी इजीली लेकर स्टेट का कौन सा भी जुरिस्डिक्शन में पार्लियामेंट इंक्रोच कर सकता है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन लास्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि राज्यसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। गॉट इट। तो ये जो इफेक्टिव मेजोरिटी है उसके हिसाब से पास करना पड़ेगा राज्यसभा को और परमिशन देना पड़ेगा पार्लियामेंट को। इट्स कम्स अंडर आर्टिकल 249 और उसके हिसाब से पार्लियामेंट लॉ लेजिस्लेट करेगा स्टेट आइटम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल आइलैंड कौन सा मतलब नेविगेटिंग चैनल है जो कनेक्ट करता है सी को और इस स्टेट की बॉर्डर को। ओके, अगर देखेंगे कि सी को कनेक्ट करना है, मतलब आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाना है। ओके, नेविगेटिंग चैनल से, तो सिंपल है। आंध्र प्रदेश तो बनेगा नहीं यार, क्यों बनेगा? उसको इजी ही मरी टाइम बॉर्डर अवेलेबल है ना, उसके पास बहुत एक्टिव पोर्ट्स भी है, क्यों बनेगा? नो रीजन, कट हो गया। कर्नाटक भी सेम, कोंकण कोस्ट और ऊपर का खायार कोस्ट, कर्नाटक का डायरेक्टली ओशन को जॉइंट है, ये भी नहीं करेगा। अब बचती छत्तीसगढ़ जो कि लैंडलॉक स्टेट है, और राजस्थान, बराबर। तो छत्तीसगढ़ देखोगे तो ये ओशियन बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर आ जाता है। और मैप देखोगे, ओके, अगर ऐसा मैप देखोगे आप, ओके, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे आता है कहाँ पे? ओके, यहाँ से बनाना पड़ेगा। और राजस्थान जो देखोगे तो यहाँ पे कहाँ तक आता है, तो यहाँ से ईज़ी हो जाएगा उसको नेविगेटिंग चैनल को गुजरात के बॉर्डर के पास से। ओके, तो राजस्थान इसको हम मतलब ज्योग्राफिकल कनेक्शंस देख के जो राजस्थान तक आ सकते हैं, बिकॉज़ ये पहले तो हमने पहले आंध्र और कर्नाटक को एलिमिनेट कर दिए, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान को, छत्तीसगढ़ तो बहुत ज़्यादा अंदर तक नेविगेटिंग चैनल बनाना पड़ेगा, तो ये नहीं बनाएगा, खर्चा बहुत लगेगा उसको। लेकिन राजस्थान को ओशन थोड़ा पास में ही, तो ये बना सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएन ट्रिपल सी मीटिंग इन पेरिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, तो पहले में बोल रहा है कि द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल द मेंबर्स। थर्ड टाइम वी आर यूजिंग दिस ऑल टाइप। ओके, ये तो आपने पहले गलत कर दिया। अगर ऑप्शंस पे पहला स्टेटमेंट, पहला ए गया, डी गया। ओके, अगर थर्ड देखोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज द हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट 1000 बिलियन।
यार ये फैक्ट है ना, उसने उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया, मतलब सिर्फ $100 बिलियन की जगह पे 1000 बिलियन कर दिया। तो इस जगह पे ऐसा फैक्ट्स आएगा ना, तो आप ऑलवेज कीप इन माइंड कि फैक्ट डिस्टॉर्ट करते हैं। तो थर्ड भी गया, अपने पास एक ही बचा, सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट proposed in 1972 by ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। कितना स्पेसिफिक स्टेटमेंट बोल रहा है, मतलब फर्स्ट भी किया है, ईयर भी बोल रहा है, एक थिंक टैंक भी है और नाम भी बोल रहा है, चार चार फैक्ट्स बोल रहा है। तो एक भी गलत हो गया तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो उसका गलत होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए हम पहले रॉन्ग कर देंगे। Got it? और अगर सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे तो एक सही बोल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव बाय 2030, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। सेकंड इज राइट, 99, ये तो पर्टिकुलर बुक के बारे में बोल रहा है कि द मैन हु नोज इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन, दिस इज फॉर एस रामानुजन। अगर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बोल रहे हैं कि यार पंचायत के बारे में क्वेश्चन है कि मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स, हाउ शैल इट बी पॉसिबल? एंड फैक्ट्स दिया है, उनको चेंज करने के लिए ईजी है, 21 ईयर्स को 25 ईयर्स कर दो, सिंपल। ओके, तो 21 ईयर्स है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। बेसिक अपने लक्ष्मीकांत का स्टेटमेंट है जैसे कि जैसा, ये तो सेकंड तो बराबर ही है, तो पहला रॉन्ग है, तो हमारे आंसर होगा बी। चलो स्टूडेंट, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। हमने पूरे 100 क्वेश्चंस देख लिए, उनमें से अराउंड हमने 10 क्वेश्चंस को मिस कर दिया बिकॉज दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, लेकिन 90 क्वेश्चंस को हमने देखा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया जा सकता है, कितने रिस्क ले सकते हैं, और अगर अटेम्प्ट आपको 90 प्लस माइनस 2 करना है, मतलब 88 से 92 तक अपने को इतना अटेम्प्ट मिनिमम 85 प्लस और 92 95 के अराउंड अपना अटेम्प्ट चाहिए पास होने के लिए। तो इस 90 क्वेश्चंस जो हमने देखे लॉजिक्स इंटेलिजेंट गेसेस, ओके, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आप उसका इस्तेमाल अपने टेस्ट सीरीज में करो और आगे के पेपर में करो, और सेम पीवाईक्यू आपके लॉजिक से सॉल्व करो। ओके, आपको 100% फायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। थैंक यू।